अनकही असद अली तूर के साथ। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने पॉडकास्ट के सिलसिले अनकही विद असद अली तूर में। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बड़े ख़ास मेहमान हैं। सहाफ़त में तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, ना ही अवाम में। हमारे साथ तहक़ीक़ाती सहाफ़ी एजाज़ सैयद मौजूद हैं, मुसन्निफ़ भी हैं। उसामा बिन लादेन के ऑपरेशन पर इनकी अपनी किताब भी है। और इसके अलावा मिलिटेंसी और सियासत में फ़ौज के किरदार पर बड़ी इन डेप्थ रिपोर्टिंग करते हैं और अपनी नॉलेज भी रखते हैं। तो हमने कहा ज़रा आज एजाज़ सैयद से, क्योंकि अब एक ऐसा मुल्क में माहौल बना हुआ है कि उसमें एजाज़ सैयद अगर थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ चीज़ों को लिंक करके बयान करेंगे तो शायद आज जो हो रहा है आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आएगा। आज वाले हालात पर भी बात करेंगे। ज़रा बात करेंगे जब कि किस तरह से मुशर्रफ का कू, जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम 90 की दहाई में आ जाता है, ज़रा उस पर बात करेंगे कि 90 की दहाई में हाइब्रिड निज़ाम था कि नहीं। इसी तरह से एजाज़ सैयद पर जब जावेद हाशमी साहब के खिलाफ विटनेस बनने का दबाव था, उसके ऊपर मुंबई अटैक्स के ऊपर मिलिटेंट्स का क्या किरदार था, उसमें भी एजाज़ सैयद की बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं। और किस तरह से एक मिलिटेंट पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ फ़ोन पर पहुंच गया, वो क्या सारी कहानी है। और आज जो हो रहा है वो क्या है, जनरल फैज़, ये सब कुछ इस पर एजाज़ सैयद से बात करेंगे। और हम अपने सहाफ़त पर भी ज़रा बात करेंगे कि क्या सहाफ़ियों को एजेंसियों के साथ या सियासी जमातों के साथ लिंक होकर काम करना चाहिए, और क्या वो सहाफ़त कहलाती है। ज़रा इस सब पर एजाज़ का व्यू लेंगे। एजाज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रा मेरे ख्याल में थोड़ा 90 से ही थोड़ा सा रिकैप करके फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने वो उस दौर में भी आप सहाफ़त कर रहे थे जब जुनून मुशर्रफ का कू हो चुका था। आप एक चीज़ मुझे बताइए कि 90 की दहाई में जो निज़ाम था पाकिस्तान में, कभी जो फ़ौज के साथ मिलके मियाँ साहब अपोजिशन से हुकूमत में आते थे, कभी बेनज़ीर भुट्टो आती थी, एक दूसरे को गिराते रहते थे, और हर कोई उस वक्त भी जीएचक्यू की तरफ देखता था। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा भी हैं, तो वो कहते हैं कि जो आज निज़ाम है वो हाइब्रिड निज़ाम है, और 90 की दहाई में अगर हाइब्रिड निज़ाम आ जाता ना तो वो ज़्यादा बेहतर होता। तो क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त जो कहते रहे डिक्टेशन नहीं लूँगा, वो सियासी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब की गलती थी, उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया 90 की दहाई में? असद, बहुत बहुत शुक्रिया। असद, जो 90s की पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स इस कॉन्टेक्स्ट में देखी जानी चाहिए कि मुल्क में जनज़ियाउल हक़ का 11 साल का जो दौर है वो ख़त्म हुआ था, और उस 11 साल के दौर में अ, एक पूरी नर्सरी पैदा हुई थी पॉलिटिशियंस की, इंक्लूडिंग मियाँ साहब भी उस जी जी। नर्सरी में शामिल थे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो आती हैं और एक नेचुरल अट्रैक्शन आती है लोगों में, जब वो आई अप्रैल 87 में, जी जी। तो इतना बड़ा जो उनका वेलकम था लाहौर में। लाहौर में, उसका मुकाबला आज के बड़े बड़े जलसे नहीं कर सके। इतना बड़ा उनका वेलकम था एट दैट टाइम। और फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को निकाला जाता है। पहले उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है, छांगा मांगा। फिर उनको निकाला जाता है, पैसे तकसीम होते हैं, 14 करोड़ रुपए तकसीम होते हैं उनके खिलाफ। और उस वक्त हमारी जो फ़ौज है और आईएसआई है, और उसमें एमआई का भी एक रोल रहा थोड़ा सा, तो उसमें पैसे तकसीम किए जाते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बेनज़ीर भुट्टो को 58(2) लगा के उनकी असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं। ज़रा लोगों को बताएंगे यार वो पैसे किस तरह तकसीम हो रहे थे, तहरीक अदम एतमाद किस तरह आ रही थी। वैसे तो बहुत कुछ आज पब्लिक में है, लेकिन लोगों को ज़रा थोड़ा डिटेल में बताएं, क्योंकि हमारे जो बहुत से लोग तो कुतुबीनी जो नहीं करते। देखिए, जो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो पहली अटेम्प्ट थी वो थी तहरीक अदम एतमाद की, उनको हटाने के लिए। उनको हटाने के लिए। नवाज़ शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म नहीं बनना था उसमें। ठीक है। नवाज़ शरीफ साहब पंजाब में थे, पंजाब नवाज़ शरीफ साहब के पास था, वज़ीर आला थे। वज़ीर आला थे। जी। और जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पंजाब में जाती थी तो मियाँ साहब एयरपोर्ट पे नहीं आते थे या मीटिंग्स में नहीं आते थे प्राइम एट मिनिस्टर दैट की टाइम। मीटिंग अटेंड नहीं प्राइम करते। मिनिस्टर, और क्यों नहीं अटेंड करते थे? क्योंकि एट दैट टाइम जनरल असलम बेग वो मियाँ साहब के साथ थे। फिर ग़ुलाम इसहाक़ खान, वो भी, उनको भी मियाँ साहब की आशीर्वाद वाया जनरल असलम बेग हासिल थी। और मियाँ साहब एट दैट टाइम जो पॉलिटिक्स कर रहे थे वो राइट विंग की पॉलिटिक्स कर रहे थे, एंटी भुट्टो पॉलिटिक्स कर रहे थे। और तो फौज मियाँ मियाँ साहब, साहब की पुश्त पर खड़ी थी। और एट दैट टाइम उस वक्त ऐसा ही था कि फ़ौज उनके साथ थी, उस वक्त की जो फौजी उस वक्त की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल मियाँ साहब के साथ थी। फिर होता ये है कि
बेनज़ीर को निकालने के लिए ज़्यादा गुस्सा तो मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा तो फौज का था बेनज़ीर भुट्टो पे, बिल्कुल। क्योंकि बेनज़ीर बड़ी लिबरल थी, प्रोग्रेसिव थी, बाहर से पढ़ी हुई थी, और ये जो बाहर से जो पढ़ के आता है उसे ये अमेरिका का एजेंट करार देते हैं। तो एट हालांकि दैट खुद टाइम हमेशा अमेरिका के भाग के एलाय बनते हैं। बिल्कुल। तो हुआ ये था कि पहले तो अटैम्प्ट ये की गई कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़ एक तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, और वो जो तहरीक अदम एतमाद है, एट दैट टाइम लड़ाई हो गई थी आईएसआई में और आईबी में। आईबी जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की लॉयल थी, और आईएसआई ज़ाहिर है फ़ौज और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका वो खेल खेल रही थी। लेकिन उसमें एक लंबी बात हो जाएगी, मैं कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो कामयाब नहीं हो सकी। और उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये एक और भी थी कि उसमें मियां साहब ने पैसे लिए थे। नहीं, वो तो बाद की बात है ना, ये तो अभी नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। तो बात ये है कि उसमें मामला ये हुआ था कि मियां साहब पीछे हट गए, उस तरीके से मतलब मियां साहब पीछे हट गए, और मियां साहब इसलिए पीछे हट गए कि मियां साहब को पता लग गया कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। कि उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। तो मियां साहब इसलिए पीछे हट गए, और उन्होंने कहा गुनाह बेलज़्ज़त का क्या फ़ायदा। तो शुरू में तो वो साथ थे, क्योंकि हाँ। उनको बेनज़ीर के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव दिया जाता था, और वो चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पे रहें। फिर उन्हें पता लग गया कि मैंने तो वज़ीर आज़म नहीं बनना, तो वाई आई एम डूइंग दिस ऑल। तो फिर मियां साहब पीछे हट गए, वो तो नहीं हुई। फिर एक और अटैम्प्ट, वो जो अलायंस जो बनाया गया था, आईजीआई जो अलायंस बनाया गया था, उस अलायंस की जो तश्कील है उसमें पैसे तकसीम हुए थे, और वो जो पैसे तकसीम किए गए थे उनमें बहुत बड़े सियासतदानों का नाम भी आता है। मियां नवाज शरीफ साहब का भी आता है, एमकेएम के जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी आता है, और जो जमात इस्लामी है काजी हुसैन अहमद साहब, उनका नाम भी, यानी कि ये रिकॉर्ड के ऊपर आया, गो कि तरदीद बाद में की गई कि जी वो उनका नाम नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन साहब के ऊपर भी तरदीद की गई, लेकिन रिकॉर्ड के ऊपर ये नाम सारे मौजूद है। आबदा हुसैन साहिबा, उनका नाम है, और भी बड़े सियासतदान, पूरी एक लिस्ट है। लियाकत जितोई साहब, इन सब लोगों के नाम भी हैं। लियाकत जितो कहा यह गया कि जी वो पैसे काजी साहब ने नहीं लिए, किसी और ने लिए, लेकिन काजी हुसैन साहब का, काजी हुसैन अहमद साहब का नाम था। तो खैर उसकी तरदीद आई बाद में, जी बाद में उन्होंने तरदीद की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो लिस्टें भी गई, वो लिस्टें सुप्रीम कोर्ट में गई बाद में एफआईए ने। और ये वो आप देखिए कि इस सारे खेल का जो क्रेडिट है, अब देखें ना, एक तरफ हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम डेमोक्रेट हैं, और ज़ाहिर है डेमोक्रेसी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो धावा कौन बोलता है, वो इस्टेब्लिशमेंट ही बोलती है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का साथ कौन देता है? यही पॉलिटिकल मोहरे, वो जो पॉलिटिकल मोहरे हैं। तो जो इसमें कैच क्या है कि अगर आपके सियासत के अंदर इत्तेहाद हो तो कोई भी बाहर आके इस्टेब्लिशमेंट को कामयाब नहीं करेगा, बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट कामयाब नहीं होगी। तो आप ये देखें कि एट दैट टाइम जो ये बात के पैसे तकसीम किए गए हैं, किसने की थी? वो किसी सियासी तरफ से बात नहीं आई थी। जनरल असद दुरानी ने सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को ये कहा कि इस तरह उनके ख़िलाफ़ पैसे तकसीम किए गए हैं, और उन्होंने कहा कि मेरे ज़मीर पे ये बोझ है। और फिर इस बात की जो इतला है, वो आपको पता है नसीरुल्लाह बाबर साहब को, और वज़ीर दाखिला थे, वो वज़ीर दाखिला थे। उन्होंने सबसे पहले पार्लियामेंट में जाके स्पीच की, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये वो, और उन्होंने एफिडेविट भी लिखवाया। जो एफिडेविट असद दुरानी, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने असद दुरानी को, जो जनरल असद दुरानी है, उनको जर्मनी का सफ़ीर तैनात किया था, और इनिशियली अंडरस्टैंडिंग यही थी कि ये बात कभी सामने नहीं आएगी। उन्होंने एक बात कन्वे कर दी है, लेकिन पीपल्स पार्टी के अंदर से एक मशवरा था कि नहीं, इसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होनी चाहिए। और आप सुन के हैरान होंगे कि जब नसीरुल्लाह बाबर साहब ने बेनज़ीर साहबा को कहा, और पार्टी के लोगों ने भी कहा, और बेनज़ीर साहबा भी थी इस पे कि ये बात सामने भी आनी चाहिए, और बताना भी चाहिए लोगों को किस तरह सियासतदानों को ख़राब किया जाता है। तो एट दैट टाइम नसीरुल्लाह बाबर साहब ने एक साहब की ड्यूटी लगाई थी कि वो जाएं और जाके नसीरुल्लाह बाबर साहब, जो असद दुरानी साहब हैं,
उनका एफिडेविट लिखवा के लाएं। वो जो साहब थे वो रहमान मलिक थे, वो उस वक्त FIA में थे, वो FIA में थे। और रहमान मलिक साहब जो गए जर्मनी में, तो वहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। वो दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि उन्होंने एक गवाह का, आई विटनेस का स्टेटमेंट लेना था जो कि एक मुल्क का सफ़ीर था जी। तो एफिडेविट लिखा गया और उस एफिडेविट के ऊपर जर्मनी एम्बेसी जो थी बर्लिन में एट दैट टाइम, पाकिस्तान की उसके एम्बेसडर की स्टैंप लगी गई, यानी कि जिसने गवाह दी उसकी स्टैंप भी वहाँ पर लगी कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ। तस्दीक की उन्होंने। तो असद दुरानी जो है उनको क्रेडिट इस बात का जाता है। आप देखें कि जो असद दुरानी है आमतौर पे, यानी कि किसी ज़माने में, टू बी फेयर, मैं भी उनके ऊपर तनकीद करता रहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया, ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने किसी कम्युनिटी के बारे में ये बात करें और उसकी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है। और उन्होंने प्राइस पे की, अनटिल रिसेंटली भी प्राइस पे की, कि किताब लिख दी तो उनके खिलाफ इंक्वायरी खुल गई, उनका नाम ECL पे चला गया, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। तो मैं ऑल दी रिस्पेक्ट टू जनरल असद दुरानी कि चलें एट दैट टाइम नहीं किया उन्होंने जब वो कर रहे थे कमांड का हुक्म माना, लेकिन चलें वो बोले तो सही, ये बात मेरे और ज़मीर की उन्होंने सुनी तो सही। जी, सुनी तो सही। तो क्रेडिट गोज टू असद दुरानी, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, फिर आ जाते हैं 99 का कू। वो मियाँ साहब जो एक दौर में एस्टेब्लिशमेंट से IGI के लिए मुबैना तौर पर पैसे भी ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बेनज़ीर भुट्टो को गिरा कर वज़ीर-ए-आज़म भी बन रहे थे। फिर उन मियाँ साहब को क्या हो गया कि वो अमीरुल मोमिनीन बनने के चक्करों में पड़ गए, ये शुरू हो गए कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। और फिर जो चीज़ें 12 अक्टूबर के कू तक लेके गई, जिसमें वो कारगिल का वाक़या भी था जहाँ पर वो फौज सेम पेज पर नहीं थे। क्या हुआ मियाँ साहब को? अच्छा, लगाए हुए तो मियाँ साहब उन्हीं के थे, वाया जनरल जिलानी के दरवाजे से आए थे। ऐसा ही है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ में और किसी भी सियासतदान में एक बात होती है कि वो एवोल्यूशन होता है हर बंदे का, खाली सियासतदान का नहीं, हर बंदे का एवोल्यूशन होता है। जो आप आज हैं, आज से 10 साल पहले आप ऐसे नहीं थे। फिर ठीक है। और सियासतदान जो भी अपने जो समझना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुले होते हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ समझते थे, लेकिन एट द सेम टाइम एक बात डिस्कस नहीं होती, मैं वो आपको बताता हूँ। जी प्लीज़। मियाँ नवाज शरीफ जो कहते हैं ना कि अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे और मियाँ साहब में ये सारी चीज़ें थी। एक साहब हैं जिनका सबसे कम जिक्र होता है इस सारे खेल में, वो वफात पा चुके हैं। आपको इस बात का इल्म होगा और बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म है कि मियाँ नवाज शरीफ को बहुत डिस्कस किया गया कि मियाँ नवाज शरीफ ना सिर्फ सियासतदान था, बल्कि वो एक फर्मा बरदार बेटा भी था। मियाँ शरीफ साहब के, मियाँ शरीफ के बेटे थे और अपनी वालदा की भी बात को टालते नहीं थे। तो एट दैट टाइम, बिल्कुल एट दैट टाइम मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म थे, एक पॉलिटिशियन थे, वो चीज़ें जान रहे थे। लेकिन उनके जो वालिद साहब हैं उनको डिस्कस नहीं किया गया। ये जो इसरार अहमद साहब हैं, ये जो स्कॉलर, जी मजहबी स्कॉलर, लाहौर में मस्जिद है, लाहौर में मस्जिद है। और इसी तरह ये कनाडा में हमारे ताहिरुल कादरी साहब हो गए और इस तरह के और बहुत सारे लोग। इनसे मियाँ शरीफ साहब बहुत इन्फ्लुएंस थे। मियाँ शरीफ साहब इनकी कंपनी में रहा करते थे और ये मियाँ शरीफ साहब को फार्मूले बना कर दिया करते थे कि किस तरीके से इस मुल्क को इस्लामी मुल्क बना दिया जाए। और मियाँ शरीफ साहब वो जो खिलाफत इस्लामिया का अहया चाह रहे थे, ये दोनों जो मियाँ शरीफ साहब, ज़ाहिर है वो चाहते थे कि हमारी जो एक्सेस है वो मियाँ नवाज शरीफ के पास है, उसके जो मियाँ शरीफ के ज़रिए, जिनका बेटा है और वो फर्मा बरदार बेटा, वो बाप की बात भी सुनता है, और उस बंदे के जरिए एक्सेस है जो उस बंदे पर इन्फ्लुएंस रखता है, पूरा इन्फ्लुएंस रखता है, बात मनवा सकता है। देखिए पावर क्या होती है, पावर सिर्फ ये नहीं होती कि आपके पास किसी का मुस्तकबिल बनाने या बिगाड़ने की पावर हो, पावर ये भी होती है कि आपके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस है। एक चीनी लेंगे शायद, ठीक है, अच्छा ठीक है, छोड़ दो। तो पावर ये भी होती है कि आपके पास जो है वो इस बात का इन्फ्लुएंस है कि आप किसी के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस, पावर के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस रखते हैं, आप भी पावरफुल हो जाते हैं।
यस, जिस बंदे का पावर के ऊपर इन्फ्लुएंस हो, वो एहतराम की वजह से हो, वो हुस्न की वजह से हो, वो पैसे की वजह से हो, वो दिमाग की वजह से हो, तो वो बंदा भी पावरफुल हो जाता है जिसका इन्फ्लुएंस होता है। तो यही इन्फ्लुएंस था मियाँ शरीफ साहब का अपने बेटे के ऊपर। और वो जो मियाँ शरीफ साहब का इन्फ्लुएंस था, वो जो मजहबी स्कॉलर्स थे, जो मियाँ साहब की कंपनी, मियाँ शरीफ की कंपनी में बैठते थे, वो फार्मूले बनाकर देते थे और वो जो बाप है वो बेटे को दे देता था। और आज मैं और आप डिस्कस करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था। ज़ाहिर है ऑर्डर उन्हीं का था या ख्वाहिश उन्हीं की थी, जो कानून साजी वगैरह करना, जो करने के वाले से कोई बातचीत भी जो चल रही थी, लेकिन बैकग्राउंड उसका ये था कि एक फैमिली के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो फिर वही मियाँ साहब, फिर वो वक्त आया कि जो फौज जिस तरह एक दौर में इमरान खान साहब को बहुत चाव से लाई और आज अडयाला जेल में डाला हुआ है, तो वही फौज 80 की दहाई में मियाँ साहब को बहुत चाव से लाई थी। ठीक, तो वो फिर 99 के कू तक क्यों इतनी तलखी बढ़ गई कि उन्होंने कहा कि बस अच्छा एनफ इज एनफ, अच्छा, एक और बात इस है। बच्चे को भी सबक सिखाना पड़ेगा, बदतमीज हो गया। असल बात यह है कि देखिए कि मियाँ नवाज शरीफ का एक कंसिस्टेंट हमने देखी है चीज़। अभी तो वो सियासतदान नहीं रहे, अभी तो वो वालिद बन गए ना। हाँ। अभी तो उन्होंने अपनी बेटी का हमने मुस्तकबिल देखना है। ठीक हमने है, 9 अप्रैल 2022 तक उनकी कंसिस्टेंट व्यू देखी, ठीक। कंसिस्टेंट। अब आप ये देखिए कि मियाँ नवाज शरीफ सबसे पहले जो वज़ीर आज़म बनते हैं उसमें जनरल असलम बेग का किरदार था। और असलम बेग चाहते थे कि गल्फ़ वार हो गई थी, आपको पता है। जी, इराक ने कब्ज़ा कर लिया था, सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर कब्ज़ा जनरल कर साहब लिया फौजी था। भी भिजवाना चाहते जी, थे। फौजी भिजवाना चाहते थे। उसको रेजिस्ट किसने किया था? वो नवाज शरीफ ने रेजिस्ट किया था एट दैट टाइम। ये रिकॉर्ड की बातें, मैं जी फैक्ट्स जी के ऊपर बात जी कर रहा जी हूँ कोई। बिल्कुल, ठीक है। तारीख है जी पाकिस्तान की। और फिर असलम बेग साहब चाहते थे कि उनकी एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन नवाज शरीफ ने उस एक्सटेंशन को डिनाई किया। और फिर आप देखें कि जनरल आसफ नवाज जंजुआ आए, तो जनरल आसफ नवाज जंजुआ के साथ भी मियाँ नवाज शरीफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और यही वजह थी कि जब जनरल आसफ नवाज जंजुआ की अचानक वफात हो गई, तो इल्ज़ाम लगा मियाँ साहब इल्ज़ाम लगा मियाँ नवाज कि शरीफ के मरवा ऊपर दिया। कि इन्होंने मरवा दिया। और आपको याद हो कि तलखी इस कदर बढ़ चुकी हुई थी कि एट दैट टाइम भी मियाँ शरीफ ने जो आसफ नवाज हैं उनकी अपने बच्चों के साथ सुलह करवाने की कोशिश की। और आपको पता ही है कि वो गाड़ी का मर्सिडीज भी तोहफा दिया गया और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। तो गाड़ी का तोहफा ले लिया था जनरल आसिफ नवाज ने, नहीं, गाड़ी का तोहफा नहीं दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। रिफ्यूज़ कर दिया था। तो ये बातें देखें ना, ये रिफ्यूज़ कर दिया था, ये बातें तो लीक हो जाती हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो नहीं आती, मैदान में नहीं आती या पब्लिक में नहीं आती। ये बातें हैं। तो एट दैट टाइम जनरल आसफ नवाज साहब के साथ भी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इतनी अच्छी नहीं थी। और फिर आप ये देखें कि जनरल आसफ नवाज साहब की जो वफ़ात है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, जी जी, कब्र कुशाई हुई। कब्र कुशाई भी हुई। और आपको पता है कि उनके जो बेटे हैं, उनके जो भाई हैं शुजा नवाज़, उनको और उनकी फैमिली को खतूत लिखे गए कि ये कत्ल करवाया गया है, मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से कत्ल करवाया गया है। और फिर वो खतूत वो कहाँ से लिखे गए? नामालूम अफराद ने लिखे थे वो खतूत। ठीक है, वो खतूत नामालूम अफराद ने लिखे जो थे। और हमेशा फिर ये जो हाँ, ज़ाहिर है, ठीक है सब कुछ। तो फिर वो जो सैंपल्स थे उनकी बॉडी के, वो बाकायदा बाहर भिजवाए गए थे। और वहाँ पर पता लगा कि उनकी जो बॉडी में किसी किस्म का कोई जो जहर जहरीला या कोई मवाद नहीं है, कोई फाउल प्ले नहीं है। कोई फाउल प्ले नहीं है। मतलब पूरी तबई मौत है इन्वेस्टिगेशन हुई उनकी, थी उसकी, अल्लाह में बिल्कुल जन्नत तबई। नसीब करे उनको। ठीक है, उनको खुदा जन्नत में जगह दे। आमीन। तो ये हुआ। तो नवाज शरीफ की जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है लड़ाई, वो होनी शुरू हो गई थी। उसकी वजह थी, एक वजह उसकी ये थी कि सियासतदान को जब भी वोट मिलता है ना, फिर वो सोचता है कि पेपर पे भी मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, अवाम भी है। उसे जो कॉन्फिडेंस मिल जाता है, यस, वोट जो है वो कॉन्फिडेंस होता है। वो बैठ के सोचता है कि जी मेरे पास लोग मेरे साथ हैं और मेरा ऑर्डर चलना चाहिए, ये मुझ पे ऑर्डर चला रहे हैं। और बाय द बुक भी मैं ही और बनता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेरा इख्तियार है। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। वो ठीक आप है, सोचते तो है ना कि चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूँ, डिक्टेट ये कर रहे हैं, ये मेरे अंडर आते हैं। ऐसे ही। तो अब ये नवाज शरीफ साहब के साथ होता रहा। और जो जनरल मुशर्रफ थे, आपको पता है, जनरल मुशर्रफ ने तो अपनी जो तैनाती जब हुई, जनरल जहांगीर करामत फारग हुए अक्टूबर 1997-8 में, तो पहली जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जनरल मुशर्रफ की,
पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो जनरल मुशर्रफ ने कहा वो कू वाले किधर हैं SOPs? उसने कहा सर वो हैं। उन्होंने कहा निकाल के साफ सूफ कर लो, ये पहली कोर कमांडर में जनरल मुशर्रफ साहब ने कहा था। वो जनरल मुशर्रफ जो मियाँ साहब ने काफ़ी सीनियरिटी को छोड़ के जूनियर लगाए, अपने की लोगों की रिकमेंडेशन पर, चौधरी निसार वगैरह की रिकमेंडेशन पर जनरल लगाए। इफ्तिखार थे, जनरल इफ्तिखार जो हाँ। चौधरी निसार साहब के भाई थे, उसकी एक वजह थी, उसकी एक वजह वो थी। पहली मीटिंग में हम्म, कोर कमांडर्स की कहते हैं कू वाले SOPs निकाल के साफ कर लो। ऐसे ही, ऐसे ही। अब वो उसकी वजह एक थी कि जनरल इफ्तिखार जो हैं, खुदा उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। वफात पा गए। वो जनरल अली कुली खान के मुखालिफ थे, और जनरल अली कुली खान आपको पता है कि वो सीनियर मोस्ट जनरल थे एट दैट टाइम। जी जनरल इफ्तिखार की दोस्ती थी जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ। तो अली कुली की मुखालफत की वजह से जनरल इफ्तिखार ने, जो कि निसार के भाई थे, सेक्रेटरी डिफेंस थे एट दैट टाइम, उनके कहने के ऊपर, क्योंकि निसार बड़े करीब थे नवाज शरीफ जी साहब के, सर। बड़ा इन्फ्लुएंस था। अब तो वो बिल्कुल रास्ते ही जुदा हो गए। तो फिर वो जो तैनाती है वो हुई, और फिर उन्होंने पहली मीटिंग में जो कुछ कहा वो फिर 12 अक्टूबर 99 को हमने उन्होंने देखा कि ऐसा ही हुआ। क्या 12 अक्टूबर 99 को तो जो हुआ उसका भी ज़रा बताइएगा अहवाल, और फिर उसके बाद मियाँ साहब की जिद्दा रवानगी, क्या सहाफ़ियों को मालूम पड़ रहा था कि कुछ हो रहा है, मियाँ साहब शायद चले जाएंगे, या अच्छा एक शौक था? अच्छा जी, मैं तो उस वक्त नया नया जर्नलिज्म में आया था, एक कब रिपोर्टर था, और मुझे अच्छी तरह याद है मैं एक न्यूज़पेपर था उसके रिपोर्टिंग रूम में बैठा हुआ था। हमारे चीफ रिपोर्टर थे महबूब भट्ट साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इशार राना साहब आजकल लाहौर में होते हैं। जी जी, ये तजियाकार हैं। हमारे हमारे जॉइंट एडिटर थे गालबन। अम, तो ये न्यूज़ रूम में बैठे हुए थे, तो इन्हें टेलीफोन आया था। हामिद हबीब साहब भी थे, अभी पिंडी में होते हैं। तो इनको न्यूज़ रूम में फ़ोन आया था कि जी फ़ौज जो है वो मूव कर गई है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि सारे जो सीनियर हैं, नैयर वहीद रावत साहब होते थे, आजकल अमेरिका में चले गए हुए हैं, ये सारे सीनियर जो है ये निकल रहे थे कि जी हम जाते हैं सेक्रेटेरिएट की तरफ, देखते हैं क्या हो रहा है, PTV की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर मैं भी एक जूनियर बैठा हुआ था, और मैं उस वक्त सिटी रिपोर्टिंग वगैरह किया करता था, लेकिन इंटरेस्ट था ये सारी चीज़ों के ज़ाहिर ऊपर। बात है, इतना बड़ा वाक़या इतना बड़ा अनफोल्ड बड़ा हो रहा था। वाक़या हो गया। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं भी खामोशी से निकल के PTV की बिल्डिंग के बाहर पहुंच गया, और PTV की जो बिल्डिंग के बाहर सूरत हाल ये थी कि फ़ौजी उस वक्त आ रहे थे, और बड़ा एक फ़ौजी खड़ा कर दिया गया था। आप PTV की तरफ से सेक्रेटेरिएट की तरफ जाएँ ना तो चौक आता है, जी जी, उस चौक के ऊपर एक फ़ौजी खड़ा कर दिया गया था, और उसने रोक दिया था कि जी यहाँ पर कोई आगे नहीं जा सकता। ट्रैफिक रोक दी, ट्रैफिक रोक नहीं, कोई बंदा नहीं जा सकता आगे, पैदल ट्रैफिक भी भी नहीं। ज़ाहिर है पैदल भी नहीं। तो मुझे याद है अच्छी तरह, वहाँ पे मैंने 2-3 जर्नलिस्ट देखे थे। ओवन बेनेट जॉन्स, ये जिन्होंने अभी इकोनॉमिस्ट में एक जी। खबर रही, वो BBC के जर्नलिस्ट थे। ओवन बेनेट जॉन्स वहाँ पर मौजूद थे। सऊद साहिर साहब वहाँ पर मौजूद थे। ज़फ़र अब्बास साहब भी थे। ज़फ़र अब्बास साहब मैंने नहीं देखे वहाँ। अच्छा, क्योंकि वो पिक्चर में है ना PTV के बाहर वाली दरवाजे की, अच्छा, उसमें खड़े हुए हैं। अच्छा। जी हाँ, तो मैं मुझे याद नहीं है ज़फ़र साहब का। ज़फ़र साहब वो लाज़मी होंगे वहाँ पर, लेकिन मुझे उनका याद नहीं है। मुझे ये 2 याद जो हैं आपने कि खुद अपनी आंखों जो से जो मैंने देखे थे वहाँ पर। और PTV के अंदर मतीउल्लाह जान थे, और बाहर मैं खड़ा था। ठीक है? तो मती ज़ाहिर हमारे सीनियर थे। जी। तो और बाहर सूरत हाल ये थी कि अंदर वहाँ पर मती ने तो मती तो और आई विटनेस हैं कि किस तरीके से वो मेजर निसार आए और किस तरीके से वो सारा मामला हुआ। लेकिन वहाँ पर एक और मामला भी हो रहा था। वो मामला ये था कि एट दैट टाइम एहतसाब ब्यूरो के जो सरबराह थे, उनके भाई वो पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन है उसके सरबराह थे। ओके वो वहाँ पे एक तकरीब वहाँ पर हो रही थी। ओके तो वो तकरीब जो है, उस तकरीब के दौरान ये सारा काम हो गया था। हम्म, तो फौज आई, और शाम के वक्त मर्सिडीज़ गाड़ियाँ हमने बाहर से देखी। वो मर्सिडीज़ गाड़ियाँ पहले से अंदर खड़ी थीं। तो उन गाड़ियों में इन तमाम लोगों को बिठाकर लेके गए। हमने उन गाड़ियों को वहाँ से जाते देखा, और फिर हमें पता लगा कि जो PTV का जो अमला है उसको फिर उन्होंने आने की बाहर इजाज़त दे दी। तो हमने उनसे पूछा कि अंदर क्या हुआ, तो एट दैट टाइम हमें बताया गया जी अंदर तो ये हुआ है।
पीटीवी वाले भी एक्चुअली डरे हुए थे, उस वक्त बता भी नहीं रहे थे। चंद बंदों ने कोई थोड़ी मुख्तसर सी बातें बताई, तो बड़ा एक अजीब सूरत हाल थी। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था, ऐवान सदर की तरफ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। तो एक अजीबो-गरीब सूरत हाल थी एट दैट टाइम। तो मुझे ये बताइए कि फिर कू तो आपने देख लिया, लेकिन जब उसके कुछ अरसे बाद तकरीबन 1.5 से 2 साल के अरसे में मियाँ नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान से रवानगी होगी, क्या आप लोगों को आइडिया हो रहा था कि पस पर्दा मियाँ साहब डील कर रहे हैं? क्योंकि जावेद हाशमी साहब तो कहता है मुझे तो जब कुलसूम नवाज साहब ने कुछ घंटे पहले बताया कि हम जा रहे हैं, बैग पैक हो रहे थे। देखिए, पावर का और मियाँ नवाज शरीफ की कामयाबी का जो आज तक वो कामयाबियां लेते रहे हैं, उनमें एक बुनियादी एलिमेंट रहा है, और वो बुनियादी एलिमेंट सिक्रेसी है। क्योंकि ये डील भी करते रहे इन लोगों से, और पावर का ये एक बुनियादी असूल है कि आप अपनी चीज़ें सीक्रेट रखें। मियाँ नवाज शरीफ के करीबी जो अफराद थे, किसी के शायद तक को इल्म नहीं था, बल्कि मियाँ साहब ने अपने शायद तक को नहीं बताया कि ये क्या हो रहा है। और एट दैट टाइम बिल क्लिंटन ने और मिडल ईस्ट के जो लोग थे उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। एक साहब हैं जिनका बड़ा बुनियादी रोल है, वो सेनेटर ज़िया हैं, जो कि कराची से इनके सेंटर रहे हैं, आजकल तो रिटायर हो चुके हैं। वो अपने जिस्म में एक मोबाइल फ़ोन छुपा कर लेके गए थे मियाँ साहब के पास। मुलाकात जब हुई, उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर मियाँ साहब ने आलमी जो रहनुमाओं से बात की थी, और ये बड़ा कम, ये कभी जिक्र नहीं आता। ठीक। तो वो जो सेनेटर, फिर बाद में उनको सेनेटर भी बनाया गया, आजकल कराची में होते हैं। और फिर वहाँ से उन आलमी रहनुमाओं ने मियाँ साहब के फ़ोन के बाद फिर बातचीत इनिशिएट की, एक्टिविटी हुई। और फिर अल्टीमेटली मियाँ साहब चले गए। फिर एजाज एक वाक़या होता है कि जावेद हाशमी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि उनको कुछ फ़ौजी अफसरान ने या एहलकारों ने ख़त लिखा है, और वो उस ख़त को लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो कि जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ होती है, उस वक्त के फ़ौजी आमिर। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप भी कवर कर रहे थे। जावेद हाशमी साहब को फ़ौज में बगावत के इल्ज़ाम में उठा लिया जाता है। वो भी एक लगता है आप पर भी ये तो इल्ज़ाम लगता है कि आप भी शायद वो उन लोगों में से थे जिन्होंने जावेद हाशमी साहब के खिलाफ, हालांकि जावेद हाशमी साहब ने तो डिनाई किया अपनी बुक में कि आप उनके खिलाफ विटनेस नहीं बने थे। उन्होंने कहा कि आपने सैयद होने का हक अदा जी हाँ। किया। वो क्या था, क्यों दबाव था, और क्या दबाव था, ज़रा आज बताएंगे लोगों को ज़रा, ताकि पता चले सहाफ़ियों पर क्या होता है। असद, मैं उस वक्त एक न्यूज़ एजेंसी है, स्टेट न्यूज़ एजेंसी है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, उसके लिए काम करता था। सरकार का ही मुलाजिम थे मैं आप। सरकार का ही मुलाजिम था, जी। नो डाउट अबाउट इट। एपीपी स्टेट, जिस तरह पीटीवी है उसी तरह एपीपी और रेडियो, 3 इदारे हैं सरकारी न्यूज़ से रिलेटेड। एक पीटीवी है, एक एपीपी है, और एक जो रेडियो पाकिस्तान है। अशफाक गोंदल साहब, वो इस सर्विस के सरबराह थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे जॉब दी थी, और मैं वहाँ पर काम करता था, लेकिन मैं अपोजिशन की कवरेज किया करता था। और जब हम कवरेज करते थे तो आपको पता है फ़ौज की हुकूमत थी, हर तरफ फ़ौजी एजेंसियाँ और फ़ौजी लोग वहाँ पर मौजूद होते थे। तो एट दैट टाइम हमसे भी एजेंसियों के लोग मिला करते थे फील्ड के अंदर, ठीक। और हमारा ताल्लुक भी था, क्योंकि आप थे ही एपीपी में, जब हम तो एपीपी में सरकारी न्यूज़ एजेंसी में आप काम। रिफ्यूज़ तो कर नहीं सकते जी थे। जी। और हमें बाज़ औक़ात स्टेट की जो इदारे होते हैं, एपीपी, रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी, इनके जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको वो एक्सेस भी दी जाती है जो प्राइवेट जर्नलिस्ट को नहीं दी जाती। तो वो एक्सेस हमें मिलती थी। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात प्राइम मिनिस्टर की ऐसी मीटिंग होती थी जिसमें हमें बिठा दिया जाता था, वज़ीर दाखिला की ऐसी मीटिंग्स होती थी जिसमें हम बैठ जाते थे और कोई जर्नलिस्ट नहीं बैठता था। तो ये सूरत हाल थी। तो मेरा भी इन लोगों से ताल्लुक था, लेकिन कोई गंदा ताल्लुक नहीं था। समझ सकता हूँ, ज़ाहिर है एक वर्किंग प्रोफेशनल, एक रिलेशन। वर्किंग प्रोफेशनल ताल्लुक था, और मेरा इनके साथ एक एहतराम का ताल्लुक था कि उन्हें भी पता था कि ये बंदा जो है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। एहतराम वो है, शायद हो सकता है उनके ज़हन में हो कि मैं एपीपी, बाद में साबित भी हुआ कि वो समझ रहे थे कि ये एपीपी में है। तो एक बड़ा So we can manage him. हाँ, वी कैन मैनेज हिम। एक मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक वाले, और वो मेरे दफ्तर में मुझसे मिलने आया करते थे, इंटेलिजेंस के सीनियर अफसर थे। मैं नाम मुनासिब नहीं है अब
क्या लूँ अब वो ठीक है। फिर तो मेरा इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था। तो मैं एपीपी में मेरे जो बॉस थे और बड़े प्रोफेशनल बॉस थे, मैंने उनसे बड़ा सीखा। जावेद कुरैशी साहब, उन्होंने एपीपी को उर्दू जो एपीपी की सर्विस थी उसको कामयाब करवाया। प्रोफेशनल आदमी, ऑनलाइन उन्होंने शुरू की, एनएनआई उन्होंने शुरू की। फाउंडर जो वायर सर्विस है उसके फाउंडर्स, उर्दू वायर सर्विस के फाउंडर जाने जाते हैं। खबर लिखना उन पे ख़त्म है, अल्फाज की नोक पलक, मैंने उनसे सीखा। तो जावेद कुरैशी साहब भी मेरे बॉस थे। एट दैट टाइम मुझसे पूछा गया कि जी अगर आपको गवाही के लिए बुलाया जाए तो आप गवाही देंगे? तो मैंने ये मौक़िफ़ दिया, मैंने कहा जी बात ये है, हम कोई आपकी प्रोसिक्यूशन के मेंबर तो नहीं हैं कि हम, लेकिन अगर अदालत बुलाती है उन तमाम लोगों को तो हम आ जाएंगे। हम इस तरह नहीं आएंगे कि कोई आप कहें तो वो आ जाएंगे। मेरे इस रिस्पांस को पता नहीं क्या, यानी कि मुझसे इधर उधर से पूछवाया गया, कोई डायरेक्ट नहीं कोई बात हुई। तो एक दिन पता लगता है कि जी मुझे नॉमिनेट कर दिया गया है एज ए विटनेस एज ए विटनेस। जावेद मुझे हाशमी साहब के मुझे खिलाफ। मुझे कहा गया कि जी आप दें। मुझसे ये ज़रूर बात हुई कि जी आप उधर मौजूद थे जहाँ पर ये वाक़या हुआ है? मैंने कहा जी बिल्कुल मैं मौजूद था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कवरेज के लिए कवरेज के लिए हम मौजूद थे कोई, और ज़ाहिर है हमारे हम स्टेट का एक इदारा था, उसके एतबार से वहाँ पर मौजूद थे और मैं अपोजिशन कवरेज करता था। तो पता लगता है कि जी वो आप तो नॉमिनेट हो गए। तो मैं इस पे रेजिस्ट करता हूँ कि यार मैं तो नहीं करूँगा। और मुझे जावेद कुरैशी साहब ने बड़ा, इस पे मैं पूरा उन्हें कहूँगा कि उन्होंने मुझे बड़ा भगप किया और मैं बड़ा परेशान भी हुआ, क्योंकि बाज़ लोग आपके ऊपर आवाज़ कसते हैं जिनको आपका पता नहीं है। वो कहते हैं कि पता नहीं इन्होंने कोई पैसे लिए हैं या कोई फ़ायदा लिया है। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब भी हुआ। तो उसमें जावेद कुरैशी साहब ने मुझे बड़ा सपोर्ट एट दैट टाइम किया। लेकिन जो अहम बात ये थी कि उस वक्त वज़ीर इत्तलात थे शेख रशीद अहमद और सेक्रेटरी इत्तलात थे अनवर महमूद। तो मैं इन दो बंदे, चूँकि टेक्निकली एपीपी इनके नीचे आती थी, तो ये दोनों बॉसेस थे और शेख रशीद मुझे पहले से जानते थे, एज ए जर्नलिस्ट मुझे जानते थे। तो अब सूरत हाल ये थी कि मुझे वो बुलाते थे, तो मुझे जावेद कुरैशी साहब ने कहा था कि तुमने ना लड़ाई इनसे नहीं करनी, आपने बदजुबानी इनसे कोई नहीं करनी, तो आपको वो लेने आए तो आप चले जाएं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उज़्मा बुखारी साहिबा पंजाब हुकूमत में, इनके वालिद थे जायद बुखारी, लायर थे बड़े सीनियर वकील थे, बड़े प्रोफेशनल। तो जायद बुखारी साहब की पिंडी में एक मीटिंग थी तमाम प्रोसिक्यूशन के लोगों से। वो पुलिस वाले भी, उन्होंने कुछ गवाह बनाए हुए थे, नेशनल असम्बली के भी लोग गवाह बनाए हुए थे, कुछ जर्नलिस्ट भी थे। तो वहाँ पर गए तो सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम, क्योंकि ए से नाम मेरा आता है, तो सबसे पहले मेरा नाम अल्फाबेटिकली। उन्होंने कहा जी हम आपकी गवाही तैयार कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप ये गवाही दें। तो मैं उधर खड़ा हो गया, मैंने कहा जी मैं तो ना कोई फ़ायदा लिया है आपसे इस सिस्टम से, ना मैं किसी का कोई, जिसे कहते हैं ना, मैं किसी का, मेरे पे कोई वज़न नहीं है, तो ना मैं ये गवाही दूंगा। और अगर आप मुझे प्रेशर करेंगे कि मैं गवाही दूं, तो फिर मैं इसके ऊपर मैं अदालत में अपने ज़मीर की बात करूंगा। जब मैंने ये बात कही तो वो मुझे वहाँ पर, ये जो लोग थे सादा कपड़ों में आए, वो बाहर निकाल के ले गए कि ये इसने क्या कह दिया, क्योंकि वहाँ पर कोई, उन्होंने कहा बाकी गवाह भी ना कहीं आगे पीछे कर वो दें ज़ाहिर कि है, उनका भी ज़मीर जगा दे। लेकिन वो सारे सुन रहे थे। वो जो बाद में वो पुलिस वाले बड़े दोस्त बन गए, जो थे वहाँ पर मौजूद थे, अभी भी कुछ हैं, सर्व कर रहे हैं इस्लामाबाद में। तो एक बामी एक इज़्ज़त भी, एहतराम भी आ गया उनके साथ। तो मुझे जब निकाला गया तो उन्होंने कहा ये तो आपने क्या किया है, आपने सारा केस हमारा ख़राब कर देंगे अगर आप इस तरह की बात करें। मैंने कहा यार मैं देने ही नहीं चाहता कि वही, तो बात ही ख़त्म हो गई। अब ये जब बात हो गई तो फिर एक दिन मुझे फ़ोन आया कि जी हमारे एक साहब आ रहे हैं, उन्होंने आप बास से मुलाकात करानी है। अब मुझे पता नहीं था कि बास कौन है, मुझे ये बताया गया कि कोई जनरल साहब हैं जिनसे मिलना है, और मुझे नहीं पता था कि कौन है। तो एक साहब आए, आईएसआई के वो अफसर थे, वो मुझे बिठाया और मुझे जावेद कुरैशी साहब ने कहा हुआ था कि आपने कोई ना तलखी नहीं करनी, क्योंकि वो आपको तंग करेंगे। तो मैं जी उनके साथ
ये सेक्टर I8 है, उधर गया। सेफ हाउस में। एक सेफ इनके दफ्तर है, दफ्तर था कोई, उधर गया तो वहाँ पर एक साहब बैठे हुए थे। उन्होंने कहा यार क्यों नहीं आप गवाही देते, आप तो अच्छे आदमी हैं, कोई हमसे अगर कोई आपको कोई चाहिए, कोई फ़ायदा कोई चाहिए तो वो हमें बताएं। तो मैंने कहा जी मुझे कुछ नहीं फ़ायदा चाहिए। मैंने कहा जी बाहर फौजी हुकूमत का कोई अच्छा नाम नहीं है और मैं अपनी क्यों ख़राब करूं रिप्यूट, ना मैं आपसे कोई फ़ायदा लेता हूं या कोई। उन्होंने मुझसे कोई फालतू बात नहीं की। उन्होंने मुझसे कोई ऐसी फालतू बात नहीं की। कौन थे वैसे, बताएंगे? वो मुझे उनका सही नाम नहीं है याद, लेकिन मुझे आइडिया कि गालबन वो कोई कोई जनरल थे जो किसी एक सेक्शन को हेड करते को होंगे। रियाज, जनरल रियाज नाम था उनका। ओके। वो किसी के होंगे, कोई DGC BM या कोई सेक्टर कमांडर या कोई कुछ इस तरह होंगे। के होंगे। ठीक। तो रियाज नाम था उनका। तो मैंने उनको जो है मैंने माजरत कर ली। वहाँ पर वो साहब भी बैठे हुए थे जो मेरे जानने वाले थे। ओके। उन्होंने मुझसे कोई जिसे कहते हैं ना डिसरिस्पेक्ट वाली कोई बात नहीं की। तो वो जो अफसर था वो मेरे साथ चला गया, जो मुझे लेके आया था, वो सीनियर अफसर था उनका कोई। तो रास्ते में गाड़ी में बैठा तो वो मुझे उसने कहा कि भाई आपको क्या मसला है, आप तो APP में काम करते हैं, हमारी स्टेट एजेंसी है, आप तो कर रहे हैं। आप स्टेट एजेंसी है तो आप हमसे पैसे लें और हमारे लिए काम करें। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या काम करते हैं ISI में? तो उन्होंने बताया कि मैं कोई डिप्टी डायरेक्टर हूँ या समथिंग। तो मैंने कहा कितने मिलते हैं आपको पैसे अपने इदारे से? तो कहते हैं क्यों? मैंने कहा फिर भी, कहते हैं क्यों पूछ रहे हैं आप? मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ कि आपके पैसे मैं भी लगा दूँ, आप उधर भी काम करते रहें, मेरे लिए मुझे भी खबरें ला कर दें। तो जब मैंने ये बात की तो वो बहुत बुरा मना गए। ज़ाहिर है मुझसे उम्र से भी बड़े थे, तो वो बहुत बुरा मना गए। कह रहे थे मैं तो आपको अच्छा आदमी समझता था, ये किस तरह की बात आपने की? बदतमीज निकले हैं आप तो ज़ाहिर है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आप बुरा ना बनाएं, आपने एक मुझे ऑफ़र किया है, मैं आपको अच्छी ऑफ़र दूंगा, मेरी ऑफ़र पे आप गौर करें। तो उन्होंने फिर ड्राइवर को कहा कि फौरी तौर पे कि मुझे पहले उतारें। पहले तो वो मुझे उतारने आ रहे थे APP के दफ्तर में, तो फिर उनको उतारा गया। लेकिन जो जिस बात को मैंने बड़ा एंजॉय किया कि जब वो उतारा मुझे उन्होंने, उनकी ड्राइवर ने यहाँ पे, तो वो ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला है। वो ड्राइवर कोई चकवाल साइड का था, तो उसने अपनी मुकामी लैंग्वेज में उसने कहा जी मैं तो तुम्हें एक बड़ा हल्का सा लड़का समझता था, पतले से तुम हो। एट दैट टाइम मैं बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा पतला हाँ इससे भी ज़्यादा पतला था। तो उसने कहा आपने तो मेरे बास की ना तबाही फेर दी है। तो आपने ये जो काम किया, इस तरह का काम मैंने कभी भी नहीं किसी को करते हुए देखा बॉस के आगे कोई ये बात करे कि हमारे बॉस के सामने कोई ऑफ़र करे कि भी तुम्हें मैं पैसे देता हूँ। खैर वो वक्त गुजर गया, प्रेशर था बहुत ज़्यादा, सो मच सो कि ये प्रेशर भी था कि आपको पिटाई करेंगे। अच्छा वो खुद कुछ नहीं कह रहे थे, इधर उधर से लोग हमारे दफ्तर के अंदर एक दो लोग थे जो हमारे आके फील्ड के लोग ही आके धमकियां पहुंचाते हैं कि वो इस बात पे तुम्हारे नाराज हो गए हैं, इस बात पे नाखुश हैं। लेकिन मैं इसमें ना दो बंदों को क्रेडिट देना चाहता हूँ। ये तारीख है, और मैं तारीख जो कहते हैं ना, तारीख द न्यूज़ इज़ द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द हिस्ट्री। और हम खाली जर्नलिस्ट नहीं होते, हम हिस्टोरियन भी होते हैं अगर आप ईमानदारी से अपना काम करें। मैंने शेख रशीद साहब को फ़ोन किया और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो उस वक्त चाइना जा रहे थे, तो मुझसे कोई मुलाकात नहीं हो पा रही थी और मैंने फिर उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा शेख साहब मैं आपसे मिलना। कहते हैं यार मैं तो एयरपोर्ट जा रहा हूँ, पहुँच सकते हो? मैंने कहा जी मुझे इतना टाइम लगेगा। कहते नहीं चलो फ़ोन पे ही बताओ। मैंने कहा सेंसिटिव बात है। कहते नहीं करो बात। मैंने कहा जी इस तरह मुझे कहा जा रहा है कि मैं गवाही दूँ। तो कहते तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा जी मैं नहीं देना चाहता। कहता जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये शेख रशीद ने कहा एट दैट टाइम। और याद रखें शेख रशीद जनरल मुशर्रफ की नाक का बाल थे एट दैट टाइम, जी जी वजीर इत्तलात थे उनके। बिल्कुल। तो शेख रशीद ने एट दैट टाइम उन्होंने कहा जी मैं आपके साथ हूँ। और इस केस को बरह रास्त जावेद हाशमी को सबक सिखाना है। इस केस के लिए बाकायदा ऐवान सदर में सेल बना हुआ था कि प्रोग्रेस बताएं, क्योंकि कहा यह गया था ना कि जावेद हाशमी ने एक फैब्रिकेटेड लेटर फौज में तकसीम करने की कोशिश की है। तो वहाँ पे एक सेल बना हुआ था जो फौज का जो टाइम टू टाइम जनरल मुशर्रफ को इतला देता, और उन्होंने इनको सजा सुनानी थी। एक तो जावेद हाशमी साहब जो हैं, उनके हवाले से ये तो तय
कर लिया होता, वो मुझे नज़र आ रहा था कि ये तो उनको सज़ा सुनाएंगे। लेकिन मैं बतौर, मुझे ये था कि मैंने जर्नलिस्ट बनना है, मैं इन कामों में पड़ गया तो मैं तो ख़राब हूँगा, और हालांकि मैं इस काम में नहीं हूँ, तो जिन 2-4 बंदों को पता है वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं इन इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गया हूँ। इस पर ये भी आएंगे। इस पे अब अगली बात ये हुई कि ये जो लोग हैं आईएसआई के, दूसरा जो बंदा है, ये बंदे चले गए अनवर महमूद साहब के पास, साबिक सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, और बड़े सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन थे वो, और बड़े पावरफुल सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, वो याद हैं, शेख साहब भी याद हैं। तो अनवर महमूद साहब को उन्होंने कहा कि जी हम आपके बंदे की गवाही लेना चाहते हैं, तो आप उसे कहें। उन्होंने कहा अगर वो देना नहीं चाहता तो मैं नहीं कहूँगा। फिर अनवर महमूद साहब ने, ये मुझे पता लगा बाद में, ज़ाहिर है जब ये सारा सिलसिला चल रहा था, उन्होंने कहा जी कोई फ़ायदा लेता है वो आपसे? उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा फिर तो आप बात ही नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मैं कभी भी नहीं कहूँगा अपने किसी बंदे को कि वो आपके साथ जाके गवाही दे। और अनवर महमूद साहब खड़े हो गए। अब आज के दौर का ब्यूरोक्रेट खड़ा ही नहीं हो सकता। जी जी, बस कंपैरिजन करें ना कि सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन वो खड़ा, उसने कहा जी मैं अब एपीपी का बंदा नहीं जाए, अगर वो नहीं जाता तो मैं नहीं कभी उसे कहूँगा। और मैं फिर काम करता रहा वहाँ पर, उसी एपीपी में मैं काम करता रहा। मुझे फिर मैंने खुद रिज़ाइन दिया, वो एक अलग इशू है। तो ये 2 बंदे, इन 2 बंदों ने बड़ा, यानी मेरे लिए ऐसा था कि पहाड़ है, लेकिन जब मैंने चलना शुरू किया तो पहाड़ उबूर हो गया। और वो जिन लोगों को मैं समझता था कि हो सकता है सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करे या वज़ीर इत्तलात के खिलाफ कोई वो आ जाए, क्योंकि डैमेज होता था। दूसरी तरफ मुझे जावेद हाशमी साहब के कुछ लोग आए, एक जर्नलिस्ट ही हैं हमारे, अब नाम क्या लूँ, वो भी आए, उनके साथ कोई थे कि आप हमारे साथ डील कर लें तो आप गवाही ना दें। अच्छा, दोनों तरफ से दोनों ऑफर। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार कैसी बात आप करते हैं मैं वैसे कि नहीं दे रहा। नहीं मैं कह रहा था आपसे मैं डील क्या करूँ, आपसे डील कर रही है तो अच्छी डील तो उधर है। अगर डील ही करनी है अगर डील कर रही है तो तो अच्छी ताकतवर से करूँ ना, ताकत से जिसके ऊपर साथ से फ्यूचर भी करेंगे। है। तो मैं अपना मैंने नहीं उन्हें कहा कि मैं नहीं जाऊँगा यार, मैंने कहा जी मैं अपना फैसला खुद करूँगा। और आपकी हालत ये है कि जावेद हाशमी साहब के सूरत हाल ये थी कि जावेद हाशमी साहब के जेल में उनसे मिलने नहीं जाते थे लोग, डरते जी। थे कि जी फौजी चौधरी निसार साहब तो वैसे ही जावेद हाशमी साहब के साथ एक पर्सनैलिटी क्लैश था। वो जो निसार साहब समझते थे कि ये शायद जावेद हाशमी मुझसे बड़ा बन गया है, ज़ाहिर है बड़ी बात थी एट दैट टाइम। लीडर ऑफ द अपोजिशन होके वो नहीं मिलने जाते थे, एमएनएस बाज नहीं मिलने जाते थे, हमारा नाम है। तो मैं उनको कह रहा था कि यार आप हाशमी साहब की क्या मुझसे डील क्या करवाएंगे आप, या उनके बिहाफ पे क्या करेंगे। फिर ये हुआ कि वो वक्त गुजर गया, जिन लोगों ने गवाहियाँ देनी थी हमारे साथियों में से वो गए, मैंने नहीं गवाही दी। और फिर हाशमी साहब ने, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे खाने पे बुलाया जेल में मुझे खाने पे बुलाया। और फिर उन्होंने किताब लिखी, किताब में बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी। लेकिन इसमें असल बात ये थी कि जावेद हाशमी खड़े थे, हम तो एक जर्नलिस्ट थे, हमने तो एक अपने प्रोफेशन की इज़्ज़त और अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए एक फ़ैसला किया। और दैट लेड, उसने एक बात मेरी ज़िंदगी में तय करवा दी। ये कि आप इंटेलिजेंस एजेंसियों से कभी राब्ते में ना रहें। बी ये कि आप पर्टिकुलरली ये जो फौजी इंटेलिजेंस एजेंसी उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि अगर कभी आपको चुनना पड़ जाए कि दोस्ती या दुश्मनी एजेंसियों के साथ असूल के ऊपर, तो आप इनकी दुश्मनी चुन लें, दोस्ती नहीं चुने। अच्छा जी, मैं और उसकी वजह ये है कि जो एजेंसी के साथ जो जर्नलिस्ट नए आते हैं वो राब्ता रखते हैं, वो समझते हैं कि हमें बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक्सेस मिल रही है और हमें बहुत आगे जाएंगे। एजेंसी वाला उन्हें सोर्स समझ रहा होता है और ये उसे सोर्स समझ रहे होते हैं, लेकिन वो इन्हें कंट्रोल करता है फिर बाद में। और अगर ये उनकी बात नहीं मानेंगे, और फिर वो फ़ायदे भी देते हैं, मुख्तलिफ लोग लेते हैं, हमारे फ़ायदे लेते हैं। लेकिन अगर आप इनको दुश्मन समझ लेंगे, अगर वो चॉइस देते हैं, क्योंकि बाद में हुआ वाकया मेरे साथ, उन्होंने कहा कि दोस्ती है दुश्मनी, मैंने कहा दुश्मनी बेहतर है, क्योंकि वो कुछ खबरें रुकवाना चाह रहे थे। आपको पता है, आप आई विटनेस हैं, आप मेरे साथ उस अदारे में थे जब मुझसे डॉन में। तो फिर मेरा थ्रू आउट रहा कि मैंने कभी भी खबर इनसे नहीं लेनी, इनसे राब्ता नहीं रखना। अगर कहीं कोई
किसी मुझसे आते भी हैं कोई किसी सिफारिश से कि मिल लें जी एक दफ़ा, मैं उन्हें अच्छी चाय पिलाऊँगा, अच्छे उन होस्ट बनूँगा और मैं कहूँगा बड़ी मेहरबानी है, मैं आपसे राब्ता नहीं रखना चाहता। तो मुझे मैं नहीं याद है करता। उन दिनों में आपके घर पर अटैक भी हुए, हम जी हाँ। फ्री होते थे ऑफिस में, सब जानते हैं। लेकिन एक चीज़ शादी, ये मैं आपकी बात में ही ऐड कर दूं, ये मैं भी कुछ इसी किस्म की बात करता, तो मैं कहता हूँ हमारे जो दोस्त एजेंसियों के साथ राब्ते में आके खुद को ताकतवर समझने लग जाते हैं हुँ, कि अब हुँ। तो हमारे प्रोटोकॉल बढ़ गए हैं, खबरें आ रही हैं, हमारा नाम बन रहा है और हम बड़ा आगे जा रहे हैं, पैसा भी बन रहा है, ठीक है। मैंने कहता हूँ आप दरअसल जिस दिन राब्ते में आते हैं, कमज़ोर आप उस दिन होते हैं, क्योंकि फिर आप उनके लिए एक मोहरा बन जाते हैं, और जिस दिन वो मोहरा उनको किसी चीज़ पर डिफाई करता है तो इट्स लाइक अ माफिया। वो फिर कहते हैं इधर अंदर आने का रास्ता था, बाहर जाने का नहीं था, बिल्कुल फिर ठीक। वो आपको छोड़ते नहीं। तो बेहतर है आप उनकी उस ऑर्बिट में जाए नहीं। वो आपसे नफरत करेंगे, आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे, लेकिन उनको भी ये मालूम होगा कि ये अगर हमारे आगे नहीं बिका तो इसका मतलब बिक रहा कहीं और भी नहीं है। तो अच्छा शादी, इससे आगे आ जाते हैं। फिर एक मुंबई अटैक्स है, उसमें आपकी भी स्टोरियां थी काफ़ी। क्या था मुंबई अटैक्स, क्या था हमारा रोल उसमें? अच्छा, मुंबई अटैक का जो रोल है वो तो पाकिस्तान की रियासत ने एक एडमिट किया हुआ है। आपको पता है कि मुकदमा FIA ने रजिस्टर करवाया था और यहाँ पे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज भी वो मुकदमा पेंडिंग है। 17 उसमें साल कोई बाद भी शक नहीं, पेंडिंग है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुंबई में जो हमले किए गए थे उसमें पाकिस्तानी मुलव्वस थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये क्यों किए गए थे? वो जो जो इंडिया के साथ ट्रैक 2 चल रहा था, जो कश्मीर पर कुछ डील करीब पहुंच गई थी, तो उसको डीरेल करने के लिए। देखिए 2006 के एंड तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तमाम जो चीज़ें हैं वो तय हो गई थी। कश्मीर भी उसमें था। कश्मीर भी उसमें तय था, ओपन कर रहे थे बॉर्डर, कश्मीर के कश्मीरियों के लिए आने जाने का रास्ता था, पाकिस्तान हिंदुस्तान की ट्रेड शुरू हो रही थी, बड़ा एक आइडियल इन्वायरमेंट बन गया था। और उसमें वाजपेयी और फिर मनमोहन सिंह का बड़ा रोल था और यहाँ से जनरल मुशर्रफ बड़े इस बात पे फ्लेक्सिबल थे। फ्लेक्सिबल थे और वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये बात एट दैट टाइम हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं थी। एट दैट टाइम जो मुज़ाकरात पाकिस्तान की तरफ से कर रहे थे वो तारिक अजीज़ कर रहे थे, जो कि जनरल मुशर्रफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और इन मुज़ाकरात का पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र तारिक अजीज़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उधर से उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जो मुज़ाकरात कर रहे थे, बैकडोर चैनल्स। तो ये बात जो है, मुशर्रफ साहब ने एक बड़ा फेमस स्टेटस दिया था कि हम आउट ऑफ द बॉक्स कश्मीर के मसले का हल भी निकालेंगे। ये बात एक्सेप्ट नहीं थी एट दैट टाइम हमारी इस्टेब्लिशमेंट को। और आप ये देखिए कि 2006 में ये सारा स्केच तैयार कर लिया गया। तो जनरल मुशर्रफ के अंडर उन्हीं की एस्टेब्लिशमेंट उन्हीं के इकदामात को डीरेल करने की तरफ जा रही थी। अच्छा, अब हो ये रहा था कि ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये इन्होंने, आपको पता है कि वहाँ पर रैकी शुरू कर दी थी। एक बंदे को डेविड हेडली को वहाँ पर भेजा जाता था। 2006 से उसके जो दौरे हैं वो चल रहे हैं जी। और वो जाके तस्वीरें जाके लेके आ रहा है। और फिर अप्रैल 2007 में मनमोहन सिंह साहब ने बहसीत वज़ीर-ए-आज़म पहली दफ़ा पाकिस्तान आना था। पहले आ चुके थे वो यहाँ पर पाकिस्तान में। तो 2007 में उन्होंने अप्रैल में आना था इस चीज़ को साइन करने के लिए। इस चीज़ को साइन करने के लिए। तो एक वाक़या हुआ, वो वाक़या ये हुआ कि 9 मार्च हो गया, मुशर्रफ साहब ने इफ्तिखार चौधरी को निकाल दिया। तो मुशर्रफ साहब के खिलाफ एक लायर्स मूवमेंट खड़ी हो गई, एक लायर्स मूवमेंट शुरू हो गई। अपोजिशन भी इन्वेस्ट करने लगी। अब मुशर्रफ साहब ने कहा कि जी देखिए, मैं तो अब ये नहीं कर सकता, थोड़ा कमज़ोर हो गया, ये मैं कमज़ोर हो गया, अनपॉपुलर एक और डिसीजन नहीं ले एक और डिसीजन नहीं ले सकता और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो नई गवर्नमेंट आई 2008 के इलेक्शन में, वो थी पीपल्स पार्टी की। और पीपल्स पार्टी की जो नई गवर्नमेंट आई तो उसने पहला काम ये किया, उन्होंने कहा कि जी हम हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। और ये जो अंडरस्टैंडिंग थी ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी थी, यानी मुशर्रफ सदर थे एट दैट टाइम
और मुशर्रफ भी चाहते थे कि ये बात आगे बढ़े, और मुशर्रफ ने पर्सनली इनको कहा भी था। अब ये कोई मानेंगे नहीं, पीपल्स पार्टी लेकिन पीपल्स पार्टी को ये बात कही गई थी, ये शाह महमूद कुरैशी को कहा गया था, आसफ जरदारी साहब से बात हुई थी, ये मानेंगे नहीं लेकिन ये बात हुई थी, और ये भी अंडरस्टैंड करते, ये कह रहे थे ठीक था, हम भी चाहते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब नवंबर 2008 में हिंदुस्तान में थे जब मुंबई अटैक हो गया। वो हिंदुस्तान के दौरे पे थे अपने जी जी वफद के साथ। तो वो जो मुआहदा है वो पीपल्स पार्टी ने करना था, और इस मुआहदे से पहले एक और वाकया भी हुआ कि 26 नवंबर को ये वाकया होता है। 26 से 28 नवंबर को 2 दिन ये चलता रहा सारा काम। तो 22 नवंबर को आसफ अली जरदारी साहब जो कि सदर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था करण थापर को, और वो इंटरव्यू क्या दिया था, उन्होंने कहा था कि नो फर्स्ट न्यूक्लियर यूज के ऊपर हम मुआहदा कर लेते हैं। बिल्कुल जरदारी साहब के ये पेशकश ये थी। जरदारी साहब ने बहुत बड़ा एक जी। जो है ना वो ऑफर की थी। पाकिस्तान के और- मिलिट्री डॉक्ट्राइन में एक बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट थी, बहुत बड़ी क्योंकि हम तो paradigm। हमेशा कहते हैं कि न्यूक्लियर फर्स्ट का हम ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि जी। अगर हमें खुदा न खास्ता अपना सर्वाइवल का थ्रेट आ गया तो फिर हम न्यूक्लियर यूज करेंगे। जी हाँ। ये हमारी तो डॉक्ट्राइन ये है। तो वो एट दैट टाइम ये हुआ था, और इधर हमारे जो लोग हैं इनको हमारे यहाँ भी गार्ड्स चेंज हुए थे। आपको पता है कि जनरल कियानी जो आर्मी चीफ बने थे। बने हुए थे, और नए नए जनरल पाशा जो हैं वो नए नए आईएसआई चीफ बने हुए थे। और ये तैयारियां हैं, जो मिलिटेंट्स जो जाके कार्रवाइयाँ कर रहे थे या रैकी वगैरह रैकी कर रहे थे, लश्कर तैयबा के लोग, ये पहले से 2006 से कर जारी रहे थी। कर रहे थे। तो ये हुआ, और फिर वो ज़ाहिर है वो अमन अमल ऐसा पीछे गया फिर कि वो कभी वापस फिर कभी वापस। और शर्म शेख हुआ, उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। शर्म शेख में मिस्र में मुलाकात की थी मनमोहन सिंह साहब के साथ, और उस वक्त के जो हमारे एम्बेसडर थे शाहिद, उन्होंने बड़ा बड़ा होमवर्क किया था, क्योंकि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुंबई जैसा बड़ा वाक़या हो गया, दोबारा कन्विंस करके लाना। तो हमारा जो एम्बेसडर था वहाँ पर, उसने बड़ा काम किया था। तो अनफॉर्चुनेटली फिर आपको पता है फिर एक और वाक़या हो गया, और फिर वो मामला आगे बढ़ नहीं सका। उसी दौर में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो उस वक्त के वज़ीर दाखिला थे रहमान मलिक, उन्होंने आईएसआई को प्राइम मिनिस्टर से वजारत दाखिला के अंडर किया था। पहले नोटिफिकेशन हुआ, फिर वो रिवर्स हुआ। वो क्या कंट्रोवर्सी हुई, और क्या वो उनका डिसीजन ठीक था लेकिन रिवर्स, देखिए हम और ना डिरेल कैसे की गई वो भी जरा बता दें। देखिए बात यह है कि इस पे जनरल कियानी भी राज़ी हो चुके थे क्या आईएसआई को अब कि कर दें? आईएसआई को और आईबी को वजारत दाखिला के अंडर कर दें। ये उनको बता के हुआ था सब कुछ। लेकिन हुआ ये था कि आपको याद हो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनका ऑर्डर था, रहमान मलिक का ऑर्डर तो नहीं था। रहमान मलिक तो एक वज़ीर थे, और वो इस सारे मामले में इन ज़रूर थे। ऑर्डर तो प्राइम मिनिस्टर ने करना था, प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर कर दिया था, और प्राइम मिनिस्टर आपको पता है अमेरिका जा रहे थे, और फिर वो विड्रॉ करना पड़ा उन्हें, नोटिफिकेशन विड्रॉ करना पड़ा। उसकी वजह ये हुई सेम थी, रात में विड्रॉ हो गया था। उसकी वजह ये हुई थी कि जब ये खबर आई कि ये फैसला हो गया है, तो उसमें मीडिया ने एक बड़ा रोल प्ले किया कि जी ये देखें अब आईएसआई और आईबी वजारत दाखिला को जवाब देगी, और जी, जी, रहमान मलिक को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था एट दैट टाइम। जी जी हालांकि अगर ये काम हो जाता तो ये जो मसला था कि इंटेलिजेंस एजेंसियां पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं है, वो जवाबदेह हो जाती। जी जी मुझे याद है वजारत दाखिला की जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसको एजेंसियां जवाबदेह हो जाती हैं, ये जाती हैं वहाँ पर। इसका मतलब ये तो नहीं, जवाबदेह होने का मतलब ये तो नहीं कि आपको सजा दे रहे हैं, नहीं, एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट आ जाती है, एजेंसियां ज़्यादा मौसर तरीके से काम करती हैं। ये जो मिसिंग पर्सनस का रोला मचा हुआ, ये ना होता एट दैट टाइम, एक चेक हो जाता, एक एक चेक हो जाता। प्रॉपर चेन ऑफ कमांड बन जाती कि जहाँ से जी हाँ। मामला चल रहे हैं। लेकिन मुझे याद है उस दौर में भी अंसार वासी साहब लोग, ये लोग अपोज कर रहे थे इस मूव को देखें, कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ और आप बताइएगा कि इसी में नहीं, उसमें एक और काम भी हुआ ना, ये जो जर्नलिस्ट को से ज़्यादा जो असल रोल था वो विद इन द इंस्टीट्यूशन था। वो एट दैट टाइम, जो मेरे पास मालूमात है कि एट दैट टाइम कोर कमांडर्स जो हैं बाज़, उन्होंने एहतजाज कर दिया था, और जनरल कियानी साहब वो जो हैं वो थोड़े से इस बात पे अपने कोर कमांडर्स को साथ लेके चलने वाले थे। तो कोर कमांडर्स की जो रिजर्वेशंस थी उनकी वजह से उन्होंने
कम्युनिकेट किया कि देखिए जी मेरे कोर कमांडर्स नहीं मान रहे, तो वो जो वापस लिया गया ना, वो फिर वो उस प्रेशर में वो प्रेशर था कि जनरल कियानी जो कोर कमांडर्स की जो सेंटिमेंट्स हैं उनको शायद लेके वो चलना चाहते असल थे में हमारा मादरसत मीडिया का ऐसे मौकों पर किरदार ये बन जाता है ना कि आपने वो माहौल बनाना है, ठीक है, नहीं वो कि वो मीडिया लगे का कि जी बड़ा नहीं, गलत हो रहा है, मीडिया से लेकिन ज्यादा एक और बात भी होती है कि मीडिया को तो इन्फॉर्मेशन की फीड चाहिए होती है ना, और ये नहीं होता कि मीडिया का अगर आप वो बात करें कि जी मीडिया के तमाम लोग जो हैं वो बिके हुए हैं। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हाँ तमाम, वो मैं वो कुछ अनासर की बात करता हूँ। तो अच्छा अच्छा एजाज, उसी में मुझे ये बताइए कि उसी वक्त फिर एक वाकया होता है, वो भारत से पाकिस्तान के जिसे कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर को भी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी कॉल करके जंग की धमकी दी जाती है, और एक मुल्क जिसे कहते हैं ना एक हालत जंग में आ जाता है, हाई अलर्ट, ये वो भी आपने स्टोरी ब्रेक की थी कि वो तो एक मिलिटेंट था जिसने सारा किया। और ज़रा मुझे बताइएगा कि जो अजमल कसाब है उसका भी ज़रा बताइएगा कि क्या बैकग्राउंड था, कौन था वो। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप भी स्टोरी के तो शायद पहले थे, जी बाद में बहुत से लोग आपकी स्टोरी के कोलेटरल डैमेज हो गए थे। वो पहली बात तो ये है कि ये बात तो रिकॉर्ड पे आ गई कि उस सारे वाक़े में कुछ पाकिस्तानी नेशनल मुलव्वस थे और उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। मुंबई अटैक की वजह से पाकिस्तान की आबादी को नुकसान पहुंचा, हिंदुस्तान को भी पहुंचा, दोनों के दरमियान कुटी हो गई। और आज तक वो जारी है। देखिए पाकिस्तान की रियासत का तो कोई फैसला नहीं था ना कि मुंबई पे अटैक कर दें, ये लोग तो गए थे यहाँ पर, कुछ इंडिविजुअल्स हों तो उनकी मैं नहीं बात कुछ करता। हुआ ये था एट दैट टाइम कि ज़फ़र अब्बास साहब हमारे जो डॉन के एडिटर हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और क्रेडिबल और बड़े क्रेडिबल, उन्होंने एट दैट टाइम एक ख़बर दी थी कि ईवान सदर में भारत के डिफेंस मिनिस्टर का टेलीफोन आया है सदर जरदारी साहब को, और उन्होंने कहा कि शायद ये अभी क्लियर नहीं है कि वो वाकई डिफेंस मिनिस्टर है या कोई और है। तो बड़ी उनकी जो तहरीर है ज़फ़र अब्बास साहब की, अभी तो वो लिखना छोड़ गए हैं, वो बड़ी वो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए एक पूरी लर्निंग है, वो बड़ी पूरी चीज़ें। ज़फ़र साहब ने उन्हीं दिनों में एक मुशर्रफ का इंटरव्यू किया था, मैं कहता था वो इंटरव्यू भी देखना चाहिए लोगों को, इंटरव्यू होता कैसे। ज़फ़र अब्बास साहब ने हेरल्ड मैगज़ीन में जो चीज़ें लिखी हैं और जनरल मुशर्रफ पर 2003 के हमले की रिपोर्टिंग की है, वो क्लासिक पीस हैं पाकिस्तानी जर्नलिज्म के। जर्नलिस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो पढ़ने चाहिए, तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त तहरीर है। तो ज़फ़र अब्बास साहब ने वो ख़बर की, तो मुझे टिप दी अरशद शरीफ ने जो कि ब्यूरो चीफ थे। उन्होंने कहा कि इस ख़बर को चेक करें। जब मैंने इसके ऊपर तहकीक शुरू की तो मुझे पता चला कि ये उमर सईद शेख जो हैं, उन्होंने कराची की एक जेल से जहाँ पर वो कैद थे, उनके ऊपर एट दैट टाइम इल्ज़ाम था कि डैनियल पर्ल को कत्ल किया, जो बाद में गलत साबित हुआ। तो उमर सईद शेख ने वो कॉल की थी, और मुझे जो उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात पता लगी, और वो ख़तरनाक बात ये पता लगी कि उमर सईद शेख ने सिर्फ सदर आसिफ जरदारी से बात नहीं की, बल्कि उमर सईद शेख ने उस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं जनरल कियानी, उनसे भी बात कर ली थी। नॉट ओनली दिस, उन्होंने उमर सईद शेख ने टेलीफोन किया था अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कोंडोलीज़ा राइस को, बरतानिया की जो चांसलर थी उनको फ़ोन किया था, जेल से बैठ के आप देखें वो हेड्स अप, और उधर भी इंडिया में भी फ़ोन किया था उन्होंने, पाकिस्तानी बन के पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर बन के उन्होंने फ़ोन किया था इंडिया में, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी फ़ोन किया और हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को भी फ़ोन किया। वो दोनों वो नहीं कनेक्ट नहीं हुए। अब उमर सईद शेख का पूरा बैकग्राउंड आपको पता है, हिंदुस्तान की जेल में रहे हैं, फिर वो जो 99 का दिसंबर 99 का जो भारतीय कंधार त्यारा अगवा था उसमें थे। तो ये अपनी लैंग्वेज जो है ना ये चेंज कर सकते हैं हिंदुस्तान में रहे में। तो उमर सईद शेख ने एट दैट टाइम ये किया था कि ख्वाहिश ये थी कि दोनों इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाएगी, तो इसमें अलकायदा भी एक करैक्टर था कि अलकायदा आ जाएगी और अलकायदा आके अपनी जंग शुरू करके एक एरिया एक कब्जा कर लेगी एट दैट टाइम, बेसिकली लार्जर और प्लान। अपनी एक रियासत बना दी। मैंने तफसील से अपनी जो किताब है उसमें सारे वाक़े को लिखा है। मतलब उमर सईद शेख फिर कोई आम कैदी तो नहीं थे कि उनको जेल में फ़ोन की भी एक्सेस थी, उनके पास नंबर भी थे, आर्मी चीफ के भी, प्रेसिडेंट के भी और
इंडियन भी और इवन के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के भी। देखिए उमर सईद शेख जब रिहा होके आए थे तो एट दैट टाइम हमारे जो बाज़ लोग हैं उनसे कोई इस तरह के काम लेते रहे, उन्हें इन चीज़ों का पता था। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इसमें मैं नहीं समझता या मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, और मैं जेन्युइनली आपको ये बात बता रहा हूँ कि इसमें कोई रियासती रोल था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उमर सईद शेख, इसका मतलब है कोई आम कैदी नहीं थे, आम कैदी नहीं थे, ठीक है? लेकिन उनका उन एक पूरा बैकग्राउंड था। जी पूरा बैकग्राउंड। दैट इज़ व्हाई ही वाज़ प्लेइंग द गेम। जी जी। वो पाकिस्तान और भारत की एक जंग करवाना चाह रहे थे, सिर्फ अपने एक खास मकासद के लिए। जंग तो पता नहीं कोई और करवाना चाह रहा था, मेरे ख्याल में अलकायदा। अलकायदा थी जी। वो जंग लेकिन ये चाहती उसके थी। मोहरे थे उसमें। जी ज़ाहिर एट दैट टाइम वो राब्ते में थे, और और- अभी और ज़ाहिर है ये ऐसा चार्ज था जो पाकिस्तान की स्टेट उनके ऊपर नहीं लगा सकती थी, क्योंकि वो तो जेल में, तो ये तो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगता। फिर उमर सईद शेख की सख्तियाँ बढ़ा दी गई। उमर सईद शेख भी तो देखे ना, एक लॉयल ही रहे ना, एक रियासत के साथ तो लॉयल ही रहे, जी, रियासत के साथ लॉयल रहे ना। बिल्कुल। उनकी समत डिफरेंट थी, और वो नुकसान हुआ उनको भी बड़ा नुकसान हुआ, उनकी फैमिली को बड़ा नुकसान हुआ, और पाकिस्तान की रियासत को बड़ा नुकसान हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारी बातें कही जाती हैं ना कि ये नो कॉन्फिडेंस किसकी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नो कॉन्फिडेंस फाइल की, और एट दैट टाइम कहा यह जाता है कि जी फौज चाहती थी या जनरल बाजवा चाहते थे कि ये नो कॉन्फिडेंस हो जाए। जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। वो ऐसी नहीं है जैसी एक परसेप्शन है कि जिस तरह जनरल बाजवा ने कहा कि नो कॉन्फिडेंस कर दो, उन्होंने नो कॉन्फिडेंस कर दी। मेरे ख्याल में जनरल बाजवा तो चाहते थे कि आप जो हैं इनको जारी रहने दें, कमज़ोर तो खान साहब हो चुके थे। इसके ऊपर बड़ा जर्नलिज्म होगा, टाइम विल टेल, वो आप देखेंगे कुछ चीज़ें हैं। लेकिन पीडीएम की भी अपनी नहीं थी नो कॉन्फिडेंस। हाँ पीडीएम आप देखें, पीडीएम देख रही थी ना, इधर देख रही थी कि कोई, वो बिलावल ने भी कहा कि जी अगर आप कहेंगे मुझे कि रोकेंगे मुझे तो मैं पब्लिक में जाऊंगा। तो पता नहीं कौन किधर जुड़ा हुआ था, मुझे नहीं समझ, लेकिन टाइम विल टेल, आ जाएगा। आप देखिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों को जल्द प्रूव किया जाए। जल्द जल्द आप लोगों के सामने कुछ अरसे में लाऊं। इंशाल्लाह। अच्छा एजाज, उसके बाद अब ज़रा हम आ जाएं मौजूदा दौर के ऊपर। क्या अभी जो इस वक्त मुल्क में निज़ाम है, ख्वाजा आसिफ तो इसको कहते हैं हाइब्रिड निज़ाम, क्या वाकई मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है, या अब कुछ हाइब्रिड से बात आगे की है? क्योंकि हाइब्रिड तो इमरान खान वाला था, ये तो कुछ उससे भी बहुत ही। देखें हाइब्रिड तो वो होता है ना कि कोई थोड़ी सी पेट्रोल और थोड़ी सी बिजली, बैटरी, तो ये तो सारी बैटरी पे चल रहा है। पेट्रोल है ही नहीं। ठीक है, पेट्रोल वो दिख यही रहा है कि पेट्रोल से गाड़ी चलती है, लेकिन पेट्रोल इस्तेमाल नहीं हो रहा। कंप्लीट इलेक्ट्रिक पेट्रोल गाड़ी महंगा हो भी गई। बहुत बहुत हो गया। हाँ, तो अब ठीक है, कंप्लीट इलेक्ट्रिक गाड़ी है। हाँ वो इलेक्ट्रिक गाड़ी। और आपको पता है कि ये जो आइनी तरामीम आई हैं, मुतलका वज़ीरों को एक दिन पहले तक नहीं पता था कि आइनी तरामीम क्या आ रही है, मतलब टाइमली पता ही नहीं था उनको कि आइनी तरामीम क्या आएंगी। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पूरे के पूरी जो कानून साजी आइन साजी है वो किसी जगह बनती है, वो आती है और फिर आके बता दी जाती है, और यहाँ पर अप्रूव वजीर ठप्पे लगा देते हैं। ऐसे ही। लेकिन एजाज, फिर ये किस किस्म का, अगर आप कहें कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी अगर कोई पॉलिटिकल विजडम इसमें देखा जाए, वो क्या है कि उन्होंने अपने कैरियर की आखिरी इनिंग्स खेलते हुए उन्होंने इस किस्म की हुकूमत ली जहाँ पर ना मैंडेट उनका, ना इख्तियार उनके पास, उनकी कैबिनेट को एक दिन पहले तक भी नहीं पता होता कि आईनी तरमीम क्या आ रही हैं। तो ये क्या किया उन्होंने अपने साथ भी और जमहूरियत के साथ भी? देखिए नवाज शरीफ साहब जो है ना, इस खित्ते में एक सीनियर लीडर हैं, लेकिन वो बहुत बड़े लीडर बन जाते हैं अगर वो उस दिन कहते 8 फरवरी को 8 फरवरी को कहते कि जी मैं इलेक्शन हार गया हूँ, ये जो जीते हैं उनको दे दें, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं और ये अपोजिशन करूंगा। मैं अपोजिशन करूंगा, मैं घर पे बैठूंगा, मैं सियासत से रिटायर कर रहा हूँ, लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ उस दिन 7वें आसमान पे होते, बिल्कुल स्टेट्समैनशिप दिखाते। स्टेट्समैन बन जाते, और मियाँ साहब कहते कोई बात नहीं, ये वक्त
है, लेकिन मियाँ साहब ने उस दिन एक बाप बन गए, उस दिन एक भाई बन गए, एक ख़ानदान के सरबराह बन गए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा भाई वज़ीर आज़म बने, मेरी बेटी ने वज़ीर आला बनना है। तो आई रिस्पेक्ट मियाँ नवाज शरीफ फॉर मैनी रीजंस, लेकिन आखिर पे मियाँ साहब कमज़ोर हो गए। और वो आप ज़रा किसी की ज़रा पोजीशन पे भी जाके देखें ना, कि जब आपने फ़ौज से लड़ाई शुरू की, आपका अपने घर में भी कोई वोट नहीं था, आपके साथी आपको छोड़ के चले गए थे। यही हुआ ना जी 99 में। 99 में। तो अभी जो 99 में भी, अभी 2017 में भी क्या हुआ, जी जी यही मशवरा दिया जा रहा है, नहीं लड़ाई करें, नहीं लड़ाई करें। शहबाज शरीफ साहब, आपको याद है, ये कहते थे मैं अपने भाई से इत्तेफाक नहीं करता। हमजा शहबाज साहब ने इंटरव्यू दे दिया था कि वो हमारे ताया हैं, लेकिन हम उनसे इत्तेफाक नहीं करते फौज के वाले से। ऑन द रिकॉर्ड इंटरव्यू बातें, ये कोई हवाई बातें तो नहीं है। तो उनकी फैमिली उनके साथ नहीं खड़ी हुई। और आप देखें अभी जो इमरान खान है, वो उनका जो रेजिस्टेंस है वो कर रहे हैं, और नो डाउट के वो रेजिस्टेंस नहीं कर रहे, लेकिन समत देखें ना, वो कहते हैं कि मैं फौज से बात करना चाहता हूँ। उसी अवतार के उससे वदवाई लेना चाहते हैं। या तो है ना कि वो कोई कहें कि जी नहीं मैं सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, वो नहीं, वो लड़ना चाहते हैं। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मुझे बहुत इंक्रीजिंगली ये लगता है, आप मेरे इस तासुर की से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र भी रख सकते हैं, और वो मेरे लिए भी शायद मुख्तलिफ हो, एक लर्निंग हो। लेकिन देखिए ना, मुझे लगता है कि इमरान खान साहब, जनरल पाशा से उनको फ़्लाइट असल मिली, ठीक, और उसके बाद वो धरने जनरल ज़हीरुल इस्लाम के राहील शरीफ के लिए वो उन्होंने डॉन लीक्स पर लॉकडाउन की कॉल वगैरह सब कुछ करते रहे। उन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स बड़े क्लियर रखे हुए थे। आसिफ ज़रदारी साहब ने भी कभी कोई बड़ा दावा नहीं किया 2008 के बाद से कि पीपल्स पार्टी वो भी डील और सब कुछ बनाते हैं। ये नारा तो मियां नवाज शरीफ लगाते थे, वोट को इज्जत दो। ये कौन होते हैं आके वोट की पर्ची फाड़ने वाले, ठीक है, सिविलियन सुप्रीमेसी, सारी बातें तो मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे थे। तो असल अगर आप कहें कि जिसने डिसीव किया अपने वोटर सपोर्टर को, या ओवरऑल पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया को जो समझती थी कि अब नवाज शरीफ एक बदले हुए सियासतदान है और वो सिविलियन सुप्रीमेसी मुल्क में चाहते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया। मैं शहबाज शरीफ साहब को भी डिसीवर नहीं समझता। शहबाज शरीफ साहब की तो डे वन से पॉलिटिक्स ये थी कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करने का मौका मिले, जो वो आज कर रहे हैं। देखिए बात तुमने क्या की है, मैं सॉरी, मैं असल डिसीवर तो नवाज शरीफ है। देखिए इसको इसी एतबार से देख लें, आप इसको इस एंगल से देखते हैं कि उसने धोखा दिया। मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ कि जब वो लड़ाई के लिए जाता था तो कोई उसके साथ खड़ा ही नहीं होता था। तो अब उम्र के आखिरी हिस्से में वो कहता है कि मैं लड़ाई नहीं करता, मैं तो थक गया हूँ, मेरे अपने घर वाले मेरे साथ नहीं है, मैंने और आपने देख लिया। तो उसने कहा कि नहीं, फिर मैं फ़ायदे का रास्ता ही अपना। तो अल्टीमेटली तो मियाँ साहब बिजनेसमैन भी तो है ना, और अब वो बाप भी हैं। इन्हें ऐसा बाप जो चाहता कि मेरी बेटी वज़ीर आज़म बने। आपको लगता है कि जो अब नून लीग का जितना वोट बैंक बचा है, उससे नून लीग अगर फेयर इलेक्शन हो दोबारा जीत सकती है और मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर बन सकती है? असल में वैसे ना हम जो जर्नलिस्ट हैं ना, हम यही समझते हैं कि खेल इलेक्शन तक ही ख़त्म हो जाता है। सियासत एक बड़ी लंबी इनिंग्स का नाम है। आज आप ऊपर हैं, कल नीचे हैं, परसों वो चरखे फलक, अफ़गानिस्तान में कहा जाता है चरखे फलक, कि आप कभी ऊपर हैं, कभी दरमियान में हैं, कभी नीचे हैं। तो अगले इलेक्शन में नहीं तो अगले में, उसमें नहीं तो अगले, जब तक ज़िंदा हैं तब तक आप मैदान में हैं। तो जब तक मैदान में कहीं ना कहीं छक्का लग ही जाता होता, कहीं ना कहीं लग जाता होता है, मूव बन ही जाती है, मुंह बन जाती। मूव बन जाती है। अच्छा, फिर एजाज एक और चीज़ जो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, आप जो खबरें आप करते हैं और आप इस्टेब्लिशमेंट पे भी बड़ी इन डेप्थ रिपोर्टिंग करते हैं, हालांकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप पर पहले वो वाक़या तो ज़रा बता दें। आप पर मेरे ख्याल में जनरल कियानी के साथ आपने क्या किया था, वो उसके बाद से आप पर पाबंदी है इस जनरल कियानी के साथ और फिर जनरल अजीज़ के साथ तो ज़ाहिर है, उसके बाद से जो है ना ISPR पे पाबंदी, ISPR ने पाबंदी लगाई हुई है। चलिए चलती रहे। जनरल थे जो पुराने DG ISPR, जनरल बाजवा, आसिम सलीम बाजवा,
उनके दौर में मुझ पे मामूली पाबंदी लगा दी गई 2013 में, और वो पाबंदी अभी भी कायम है। आपको ISPR की ब्रीफिंग में मैं कभी नज़र नहीं आऊँगा, इसी वजह से नहीं आऊँगा कि ज़ाहिर है वो एक पाबंदी लगी हुई है, क्योंकि उनकी ख्याल ये है कि मैं जर्नलों से सवाल करता हूँ जो कि ठीक नहीं है, और वो मुझे नहीं आना चाहिए उनकी ब्रीफिंग्स में। तो ज़ाहिर है किसी के घर में हम घुस तो नहीं सकते, हालांकि वो घर भी हमारा ही है, हम इस मुल्क हमारे में टैक्स देते हैं। तो ठीक है, उनकी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वी रिस्पेक्ट दैट, व्हाट ऑप्शंस वी हैव। तो मैंने अभी फिर बीट चेंज कर ली थी एट दैट टाइम। मैंने कहा अगर कोई मुझे अच्छा ही नहीं समझता, तो मेरा ये ख्याल है कि ये मेरी एज ए प्रोफेशनल अच्छी बात नहीं है कि कोई मुझे दुश्मन समझने लग पड़े। तो मैं तो एक जर्नलिस्ट बन के रिपोर्ट करता हूँ, और किसी के हक या मुखालफत में नहीं है। असूल कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के तहत केस टू केस चीज़ें देखते हैं और उसके ऊपर रिपोर्ट करते हैं। अच्छा एजाज, लेकिन एक चीज़ बताइए, फिर खबरें तो आप अभी भी करते हैं, बड़ी अंदर की खबरें लाते हैं जिसमें बहुत सारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से मुतलिक होती हैं, उनके रोल से मुतलिक होती हैं। तो फिर हमारे यहाँ तो एक आम तासुर यही होता है कि यार अगर खबर उनके अंदर से आ रही है तो उनकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं आ रही, बंदा है राब्ते में। हमारे यहाँ तो ये तासुर पाया जाता है। फिर आप ज़रा इसको तासर बताइए, तासर असद तासर तो कोई भी क्या बना ले। क्योंकि लोग फिर इल्ज़ाम इसी तरह लगाने लग जाते हैं ना हाँ, कि वो जी आया ना, ये वट्टा बारू नहीं आया। जी वटा बारू नहीं आया, वो तो कोई भी इल्ज़ाम लगा ले, उसका तो कोई जवाब नहीं। आपके बारे में कोई बंदा कह दे, मेरे हाँ। बारे में कोई कोई कुछ भी कह सकता है, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या जो मेरी खबर है वो खबर के म्यार के ऊपर पूरी उतरती है या नहीं। हम्म, अगर वो उतरती है और वो चलती है, और मैं जिन इदारों के लिए काम करता हूँ, जिस इदारे के लिए काम करता हूँ वो चलाता है, तो मेरे लिए ये बात है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है और वो चला रहा है वो खबरें। और जो बात है कि अंदर से आती है, हमारे लोग समझते नहीं है। जो पहली बात है कि जर्नलिस्ट ने ना मेहनत करना छोड़ दिया है। जब आप घर से निकलें ना खबर के लिए, तो खबर आपको मिलती है। ये हो नहीं सकता कि खबर ना मिले। इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे दरवाजे उन्होंने दरवाजे हमारे लिए बंद किए हुए हैं, और जिस टर्म पे वो दरवाजे खोलना चाहते हैं हम, वो टर्म हमें कबूल नहीं है। लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी से भी डील करती है। वही इस्टेब्लिशमेंट आप जिधर भी जाएं, आप फिल्म इंडस्ट्री की रिपोर्टिंग करने लग पड़े तो तब भी वो उनसे डील करती है। पार्लियामेंट यहाँ पर मौजूद है, पार्लियामेंट में वो लोग मौजूद हैं जिनके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, पॉलिसी का आपको पता लग जाता है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई खबर किसी ने अंदर छुपाई हुई थी ताला लगा के। भाई उन्होंने पॉलिसी पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जेक्टिव से रब्ता करना ही करना है, और अगर आपके एग्जेक्टिव से अच्छे ताल्लुकात हैं तो आपको खबर पता लग जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक। जो उनके अपने ऑपरेशंस है वो तो हमें नहीं पता लगते ना, हमें तो वो ऑपरेशंस पता लगते हैं जो सिविलियन से मुतल्लिक है। तो वो हमें कौन बताता है? सिविलियन भी तो एक फ्रीक होता है फ्री ही होता है। किसी को तकलीफ हो रही होती है कि ये नहीं होना चाहिए, तो हमें पता लग जाता है और बता देते हैं। लाइक जैसे अभी रिसेंटली एक खबर चली कि जरदारी साहब को शायद हटा दिया जाएगा। और अच्छा अच्छा असद, उस पे एक तो मैं आपका मशकूर भी हूँ कि मैंने आपको कहा और आपने वो डिलीट की। अंसार अब्बासी साहब ने वो खबर की थी, और मैं ये नहीं कि इस वजह से नहीं कि मैं उनके साथ काम करता हूँ, मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूँ। और आपको इस बात का ज़ाती तौर पे पता है कि बहुत सारे मामलात पे अंसार अब्बासी साहब का और मेरा फ़िक्री हम-आहंगी नहीं है। लेकिन मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, गुज़िश्ता 15-20 साल की आप जर्नलिज़्म उठा लें, आपने उनकी ख़बरों पर बीसियों प्रोग्राम किए हैं। एक तो क्रिटिकल बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं दूसरी जो ऑब्जेक्टिव मैं 2007 से शुरू कर लेते हैं। इफ्तिखार चौधरी को रिमूव किया जा रहा है, ये खबर सबसे पहले अंसार अब्बासी के पास थी, अभी रिमूव नहीं हुआ था वो। अब्दुल हमीद डोगर जो कि इस्टेब्लिशमेंट का आदमी था, उसकी बेटी के नंबर बढ़ाने का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सबसे बड़ा छुरा था। अंसार अब्बासी ने खबर की। और भी बहुत सारे देखिए, हम ना लेंस जब लगा लेते हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट और नॉन इस्टेब्लिश, हमें ये देखना चाहिए कि खबर कितनी दुरुस्त है और कहाँ से आई है। और मैं आपको जेन्युइनली यानी कि उनसे फ़िक्री लिहाज से इख्तलाफ भी हो सकता है, मैं कई चीज़ों पे आपको पता है नहीं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि इतना सीनियर होने के बावजूद आज भी उस बंदे के पास खबर है। लेकिन वो कर रहे नहीं है, आप
खबर। नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं शाह जी? असद। लाइक शाह जी, मैं माजरत के साथ, अपोजिशन कब से हमारा निशाना हो गई? वो ये असद पीटीआई का सोशल मीडिया सेल ये कर रहा है, वो कर रहा है। असद एक ही जगह पर पीटीआई के सोशल मीडिया सेल और पीटीआई से तकलीफ है, मैं और बता फिर दूं। आप कहें कि वो नहीं मैं बता उनका दूं। दिफा नहीं कर रहे नहीं नहीं खबरें नहीं नहीं करके। नहीं, नहीं मेरी वो खबरें तो कर ही नहीं रहे, वो देख- तो तर्जमानी कर रहे नहीं हैं नहीं माजरत के नहीं, साथ। असद ये थिंकिंग गलत है कि कोई किसी का तर्जमान, रिपोर्टर किसी का तर्जमान नहीं होता। मेरी सुन लें, इमरान खान के दौर में इमरान खान के बारे में या इमरान खान की हुकूमत के बारे में ये खबरें दी थी, क्या इमरान खान के तर्जमान बन गए थे? जरदारी साहब जब आसफ अली जरदारी सदर बने थे, इन्होंने जरदारी साहब ने आते साथ अंसार अब्बासी से मुलाकात की, याद है आपको इस बात का? इन्होंने जरदारी, क्या ये जरदारी के तर्जमान बन गए? देखें एक ना शाह जी, असद असद मेरी मिलना सुने। और नाकदाना रिपोर्टिंग दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये देखिए- मिलने के बावजूद उनके नाकिद थे पीपल्स पार्टी दौर में, माजरत के साथ, ये जो पूरा द न्यूज़ का इन्वेस्टिगेशन सेल था, सबसे पहले इन्होंने रीत डाली कि ये खबर के साथ तज्जिया फ्रंट पेज पे हेडलाइनों में छापते थे। एक मिनट पहले उन तज्जियों के ऊपर इफ्तिखार चौधरी सो मोटो नोटिस लेते थे, ठीक? ये नाकदाना रिपोर्टिंग करते थे उनके मैं टेन्योर में। इसमें ये इसमें उनके माउथ पीस नहीं बने हुए थे, मेरी इसलिए बात वो सुने। फर्क था। कोई भी जो जर्नलिस्ट का कोई रिपोर्ट कर रहा होता है ना, तो एक पर्सपेक्टिव दे रहा होता है। आप अगर अपोजिशन में जाके बैठते हैं, आप मुझे बताएं आपने कितनी गवर्नमेंट की साइड की हुकूमतें की हैं? मैं कहूँ कि आप अपोजिशन के तर्जुमान बन गए। शायद हम हर दौर में अपोजिशन, नहीं गलत है ना, हर दौर में। ये गलत बात है। हम जर्नलिस्ट को किसी का तर्जुमान नहीं बनना। मैं तर्जमानी की बात नहीं कर रहा, नहीं मैंने कहा हम हर दौर में अपोजिशन करते रहे हैं हुकूमतों की। एक मिनट कह एक रहा मिनट हूं, मेरी हम मेरी नाकिद सुन- होते हैं, मेरी बात सुने। बिकॉज हमें वी आर द चेक, वी आर द वॉच डॉग्स, वी आर नॉट द लैप डॉग्स। शाह जी, आप वॉच डॉग हैं, आप ओपिनियन, पहले तो आप ये तय कर लें कि आप रिपोर्टर हैं या वॉच डॉग हैं, ओपिनियन मेकर हैं। रिपोर्टर पहले ही आप मुझे watchdog अपना है। रोल बताएं। आप रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर ही वॉचडॉग आप होता है, और मुझे कौन होता है? नहीं, मेरी बात, आप ओपिनियन भी देते हैं ना, बिल्कुल। ओपिनियन देते हैं ना, आप ओपिनियन भी देते हैं और आपका जो सर्कल है वो अपोजिशन है, ऐसा ही है? नहीं, अपोजिशन से क्या मतलब है आपका? नहीं अपोजिशन में आप कह रहे हैं हो मैं आप अपोजिशन का ऐसा हूं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो नहीं कह रहा ना कि आप, लेकिन मैं आपका उठना बैठना अपोजिशन के साथ है ना। आप हर दौर अपोजिशन के पर, मैं ये चार्ज नहीं बना रहा, आप मेरी बात समझें। मैं क्या कह रहा हूँ, पिछले दौर में ये नून वाले मेरे घर सब आते थे, मुझे मिलते थे। मैं वही जो अपोजिशन में थे ना। एक ऐसे भी वफाकी Opposition में- वजीर हैं जिन्होंने मेरे कुत्ते के इंतकाल पर मुझसे ताज़ियत आके की। लाइक छोड़ने, मतलब नहीं हर दौर में रहे हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ। आज हम पीटीआई वालों को अपील करते हैं, देखिए, माजी में नून वालों को मेरी- अपील मेरी करते थे, बात- लेकिन हमारा एक मिनट पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा कंसिस्टेंट था। वो था फौज के सियासत में किरदार के बारे में। फौज के सियासत के किरदार के का मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जर्नलिस्ट हामी है। यार छोड़ने यार शायरी। यार मुझे बताएं, मुझे नाम लेके बताएं कि वो फलां बंदा हामी है। यार देखें, एक मेरी आज अंसार वाज साहब की सहाफत क्या है, वो क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छी सहाफत है, मैं उससे इख्तलाफ कर सकता हूँ, उनकी इंफॉर्मेशन से इख्तलाफ नहीं कर सकता। 3 चीज़ों पे याद रख लें असद, 3 चीज़ें। उनकी जो इंफॉर्मेशन सोहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, बाउंस हुई। वो गलत हो गई, ठीक है, ठीक। ठीक है। उनकी सारी इंफॉर्मेशन मिनट। होती है पीटीआई का सोशल मीडिया सेल। सुन ये लें। पीटीआई का सोशल मीडिया सेल, देखिए, वो यही अफरीदी साहब अदालत तबाह होगी, वो कह रहे हैं यही अफरीदी साहब आप सस्ता इंसाफ शुरू असद कर दें। मेरी बात सुने। यार, this is journalism। मुझे बताएं, उनकी ये इन्फॉर्मेशन, आपकी 10 खबरें गलत हुई हैं ना? क्या आप जर्नलिस्ट खत्म हो गए हैं? खड़े होकर मानिए। नहीं, मेरी सुन ये लीजिए नहीं ना। होता कि हम पतली गली से आगे निकल जाएं। एक मिनट असद सुने मेरी बात। जर्नलिस्ट जो है ना, हर दिन का काम है। जिस तरह म्यूजिक हर रोज रियाज करते हैं, रिपोर्टर जो है वो रोजाना एक आके खबर देता है, बॉलर जो है वो रोजाना आके बॉल करवाता है, कभी वो विकेट उतार लेता है, कभी उसकी गेंद पे छक्का लग जाता है। ऐसा ही है ना? जो जर्नलिस्ट का काम जजमेंट नहीं, इंफॉर्मेशन लेके आना है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप जितने अच्छे, आप कितने बड़े अच्छे जर्नलिस्ट होते हैं, जितने आपके अच्छे सोर्सेज होते हैं, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन सोर्स देता है, और बाज़ औक़ात आप मिसलीड भी हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि जितनी बड़ी खबरें मैंने आपको बताई हैं, मुझे बताएं शहर में और कितनी बड़ी इस लेवल की खबरें और कौन लेके आया जो कि इस्टेब्लिशमेंट के नाकद भी हैं। देखें, इंफॉर्मेशन को हमें अहमियत देनी होगी, ओपिनियन को साइड पे रखना पड़ेगा। मैं आपको पूरी ये नहीं कि मैं किसी साइड पे बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको आप कह रहे हैं किसने इतनी बड़ी खबर और दी है। दूसरी बात, मैं एक बात हूँ, मतीउल्लाह जान थे, ठीक है, इधर वो फार्म हाउस पे उस वक्त नेवल चीफ होते थे, वो कब्जा कर रहे थे। जी मैं ठीक है, आप भी उनके साथ, ठीक, वो मतीउल्लाह जान साहब स्टोरी निकाल के लाते थे, कोई शक नहीं, ठीक है। कोई शक नहीं। फिर आप
अपनी देख लीजिए, आपने जैसे जावेद इकबाल होते थे, उनकी बेटी की पोस्टिंग से लेकर ये मुंबई अटैक्स, ये इसमें मेमो गेट के दिनों में, 2014 के धरनों के दिनों में, लॉकडाउन में आप खबरें निकाल रहे थे। तो ये तो नहीं है कि एक ही हम कहें कि सहाफ़ी खबरें निकाल रहा था। माजरत के साथ, एक है खबर और एक है ख़ास नुक्ता नज़र के लिहाज से खबर। अंसार वासी साहब माजरत के साथ पीपल्स पार्टी हुकूमत में हो तो बड़ी नाकिदाना उनकी रिपोर्टिंग होती है, फिर उनकी तहकीकाती सहाफ़त शुरू हो जाती है। नून लीग का दौर आए तो क्या फरिश्तों की हुकूमत आ जाती है, मुल्क में कोई स्कैंडल नहीं होता? क्या आपकी नाकिदाना रिपोर्टिंग खत्म अच्छा हो जाती मुझे है? असद इमरान खान का दौर आए, आप दोबारा नाकिदाना असद सहाफ़ी असद बन जाते अच्छा हैं। ये नहीं कि आपको फिर उम्मीद 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 है कि वो लेगा। अच्छा मुझे ये बताएं। ये तो फिर जुज़ अच्छा, वक्ती नहीं तहकीकाती नहीं सहाफ़त नहीं है, नहीं 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 और उनके असद सेल के और दूसरे लोग भी यही काम कर अच्छा रहे हैं। मैं चूंकि मैं अब आपके साथ सॉरी, ये क्योंकि आप उस शेयर मीडिया ग्रुप से, अब आप उस नहीं क्योंकि खुद इंसार वासी के नहीं टॉपिक पे नहीं आए तो आई नहीं गेट, मुझे आई नहीं माजरत नहीं नहीं चूंकि आप वो आपको जो, ले आए ना वो बात, ये आप नहीं वो मैं तो मैं जरदारी वाली खबर पे आपसे नहीं बात नहीं कर मैं ये बात कर रहा हूँ। देखें, आप मुझे कहते हैं कि मौजूदा दौर के बारे में कोई स्कैंडल लेके आए, आप यही कह रहे हैं? मैं आपको नहीं यही कह रहा, नहीं, मैं आपका ओवरऑल पैरामीटर है ना, तो आप ले आए, आप ले आए ना, आप ले क्यों आए। लाते हैं, क्यों नहीं लाते? नहीं, करप्शन का कौन सा स्कैंडल लेके आए हैं मुझे बताएं आप। और मैं आपको ये बात, यानी कि मैं मुस्तकबिल को तो नहीं जानता हूँ, मैं मुस्तकबिल नहीं जानता आप कह हूँ। रहे हैं कोई करप्शन नहीं हो नहीं रही? मैं नहीं मैंने तो ये बात नहीं कर रहा ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जूं ही कोई स्कैंडल उनकी नज़र में आएगा तो मैं आपको पूरी ईमानदारी से कहता हूँ वो आएगा। मैं अपनी क्रेडिबिलिटी आपके सामने बयान कर रहा हूँ, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, मुझे इधर बुलाइएगा, और जब वो फाइल करेंगे तो फिर मैं आपको पकड़ूंगा और फिर आप अपने जो आप उनके बारे में बात कर रहे हैं आपको कहना पड़ेगा। दूसरी एक और शायद बात एक टिप ऑफ द आइसबर्ग दे दूं, उनको कहिएगा जाके इन्वेस्टिगेट करना। आप कर लेना। ये हाउसिंग फाउंडेशन में हाँ। क्या हो रहा है इस वक्त, ठीक है? ये जो 9 दरियाफ्तशुदा श्रीनगर हाईवे है, इसके ऊपर प्लॉट्स किस तरह से ऑक्शन हुए हैं, किन इदारों के लोग ले गए हैं, वो जरा इसी के ऊपर करने तो अच्छा मैं असद खुद वो कर पानी के लेंगे, पानी ले गया। लेकिन देखें ना, पहली बात तो ये है कि कोई भी बंदा सीनियर हमारा, कोई भी सीनियर बंदा, पहली बात ये है कि एक एज है एक बंदे की। रिटायरमेंट दूसरी लेने फिर नहीं, दूसरी बात है नहीं, देखें ना, कोई आपको कहे रिटायरमेंट ले ले, आप मशवरा तो नहीं है आपसे मांगा, जब आपसे मांगा तो आप लेकिन दीजिएगा। आप उनकी एज की प्ली लेना, मैंने उस पे नहीं कहा था। मैं एज की प्ली बिल्कुल ठीक रहा हूँ। हमारी एक अखलाकियात है ना असद, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर एक अखलाकियात हैं। अखलाकियात ये हैं कि बड़ों की आप रिस्पेक्ट करें, हम उनसे इख्तलाफ करते हैं। आपको पता है, मैं हमारे आप ग्रुप वाली बात करें, हमारे ग्रुप के अंदर एक आध बंदा है जिससे मैं इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन मैं बदतहजीबी नहीं करता, यू नो दैट, फिर यू नो। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ज़रूर इख्तलाफ करें, लेकिन बदतहजीबी ना करें। ये देखें, एक तरफ हम कहते हैं, हमारा रोना क्या है, एक तरफ हम कहते हैं कि जी सियासतदान इकट्ठे नहीं होते, यही कहते हैं ना, सियासतदान इकट्ठे नहीं होते जी, फौज आके कब्जा कर लेती है। दूसरी तरफ हम अपने एक दूसरे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी गिरबान पकड़ रहे हैं, उनको खींच रहे हैं, किसी को टाउट कह रहे हैं, और नोइंग कि कोई पैसे का रवादार नहीं है, नोइंग आपको पता है कि वो पैसे नहीं लेते, यू नो इट। मुझे पता है इस बात का कि वो 1 रुपये का रवादार नहीं है बंदा, अंसार बासी। मैं तो नहीं, आप आपको कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने बाएं हाथ पे वैसे देख लें कैसे कैसे लोग इस्लामाबाद क्लब की मेंबरशिप ले गए। नहीं यार वो उनके जाती है। देखा, colleagues। मेंबरशिप लेना किसी का, हर बंदे का राइट है, और वो आप ले लें यार, मुझे तो अच्छी लगेगा कि आप किसी जगह मेंबर हो, वो नहीं ऐसे। चलिए, तो मेरे ख्याल वो में फ्री में नहीं आती इस्लामाबाद की मेंबरशिप ना, इसलिए थोड़ा सा नहीं एतराज़ यार, है। आप अर्न करें पैसे। अब आपका यूट्यूब चैनल इतना अच्छा अर्न कर रहा है, मुझे तो लगता है हो सकता है कि अगले साल या उससे अगले साल आप किसी क्लब और के मेंबर बन जाए। तो इट डजंट, ये इस पे हमें थोड़ी सी वो करनी चाहिए। 2 चीज़ों में शायद मुझे क्लैरिटी है। एक, डीएचए और बैरियर टाउन में कभी भी मैंने ज़िंदगी में रेंट पर भी नहीं रहना, खरीदना तो तो दूर की आपका बात है। चॉइस है, दैट आई रिस्पेक्ट दैट। तो एक तरफ हम उनके नाक़िद हों, दूसरी तरफ हम उनके बेनिफिशियरी हों, ये नहीं हो सकता, ठीक। इसी तरह से इस्लामाबाद क्लब के बारे में मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक अशराफिया का क्लब है, ठीक है, और इसका हिस्सा नहीं बनना। अपना अच्छा कमाते हैं, अच्छा यार पहन मुझे सकते ये हैं, अच्छा बताएं, खा सकते हैं, लेकिन अशराफिया के बीच में नहीं मुझे एक बात शामिल बताएं, होऊंगा। सुन ले मेरी बात। अगर अशराफिया के क्लब का मेंबर बन के आपको बहुत सारी खबरें मिलें तो आप नहीं लेंगे, मैं तो लूँगा। नहीं, वो लेकिन मेरे पास वो इतने खबर, पैसे नहीं होने। हाँ वही ना, वो पैसे क्वेश्चन है ना कि वो पैसे कहाँ नहीं से नहीं, आएंगे। लेकिन नहीं, वो खैर छोड़ें हाँ, वो तो एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया एजाज, और इंतहाई माजरत
आखिर में थोड़ी ज़रा हीटेड डिबेट नहीं हुई, नहीं कोई उसके लिए ऐसी माजरत। डिबेट नहीं। आप मैं मेरे सीनियर भी हैं, मैंने आपसे सीखा भी, आप मेरे बड़े भाई नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं So like, असद I- मैं एक I- आखिरी बात मैं ज़रूर करूँगा। देखिए असद, आपने जो जर्नलिज्म शुरू किया मेरे सामने शुरू किया। बिल्कुल मुझे ये खुशी है ये कहते हुए कि आप मेरे पहले प्रोड्यूसर थे। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आप इस बात को जानते हैं कि जब भी हमने आगे बढ़ना है, ये हमारी रिवायत भी बताती है, हमारी अखलाकियात भी बताती हैं, रिलीजन भी यही बताता है कि जो गलत कोई काम करे, कोई करप्शन करे, कोई चोरी करे, कोई डाका करे, हम ज़रूर उसको पॉइंट आउट करें, अकाउंटेबल करें। लेकिन अगर किसी बंदे के बारे में हमें पता है कि वो नहीं है और अगर उससे हमारा नज़रियाती इख्तलाफ है तो वो ज़रूर बयान करें, लेकिन एहतराम ज़रूर करें। बामी एहतराम जो है वो रहना चाहिए। किसी भी जगह हम मिलें वो एहतराम नहीं रहेगा। देखें असद, आपको कहते हैं ना कि इस मुल्क में सहाफ़त ठीक नहीं है, सियासत ठीक नहीं है। आप यही बातें करते हैं ना अपने प्रोग्राम्स में कि जी सियासियात तबाह हो गई, वो आके फ़लाँ ने कब्ज़ा, फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया, यही कहते हैं ना आप। ये सियासत और सहाफ़त इसलिए तबाह हुई है कि सियासत और सहाफ़त से जब अखलाकियात ख़त्म हुई हैं ना, तो ये सियासत और सहाफ़त तबाह हो गई है। जी फिर तो मैं प्लीज़ मैं मेरी नहीं, बात नहीं, का आपने बुरा नहीं नहीं, माना। बिल्कुल नहीं, एंड बिल्कुल, मुझे इस बात I की never खुशी है mind it। कि आप किसी ज़मान में आप मुझ पे भी तनकीद करते रहे। क्या मैंने कोई आपको नहीं कुछ कहा? फिर नहीं। नहीं मैं तो आपकी इस बात से ज़रूर इत्तेफाक करता हूँ और मैं ज़रूर इस पर अपने कंडक्ट पर नज़रसानी भी करता हूँ जब मुझसे कुछ ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल हो रही है। और आई एम ग्रेटफुल, आप मुझे उस वक्त मेरी तस्सीह करते हैं, मुझे डांट भी देते हैं, दैट आई नेवर माइंड इट। तो बिल्कुल ये बात है। और मैं ये बात कंक्लूड करते हुए कहूँगा, किसी से कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है हमारा, कोई जायदाद का झगड़ा नहीं है किसी से। एक नज़रियाती होता है, एक मुझे ये लगता है, जो कि मैं गलत भी हो नहीं, सकता हूँ, आप उससे नज़रिया मुझसे ज़रूर रखें लेकिन नहीं, इखलाक मुझे लगता है कि न शायद ही कि मैं दूसरों पर, सहाफ़ियों पर, सॉरी कह रहा हूँ, सियासतदानों पर, फ़ौज पर, जजेस पर तनकीद कर सकता हूँ, तो फिर हम अपने अंदर भी जो हमें लगता है कि ये काली भेड़ें, हमें उनको कॉल आउट करना चाहिए। इस नज़रिए से मैं वो तनकीद करता हूँ। तनकीद बट हाँ, में और गैर अखलाकी गुफ्तगू अल्फाज के में चुनाव से मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। यू आर राइट। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।